नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाइजीरिया दौरे पर आधारित है, क्योंकि हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं और इस वक्त वो नाइजीरिया में ही है। नाइजीरिया जो अफ्रीका का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कई मायनों में दोनों देश ऐतिहासिक संबंध तो साझा करते हैं लेकिन मूल्य भी साझा करते हैं। आज के इस विशेष प्रसारण में आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ हैं अरेंद्र। शुक्रिया ममता और नमस्कार दर्शकों। और अपने आप में ये विशेष यात्रा का एक तरीके से कवरेज है जिसके माध्यम में विशेष कार्यक्रम में हम मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का नाइजीरिया का मौजूदा दौरा किस लिहाज से खास है, क्योंकि भारत और नाइजीरिया के बीच में रणनीतिक साझेदारी है और इस साझेदारी के बीच में एक 17 साल का एक अंतराल कहीं ममता शायद देखने को मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री की इस यात्रा से उस अंतराल को एक तरीके से आगे बढ़ते हुए गति देने की पूरी कोशिश होगी। तो कैसे व्यापारिक रिश्तों की बात की जाए, रणनीतिक रिश्तों की बात की जाए या फिर पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात की जाए, इन तमाम क्षेत्रों में किस प्रकार से दोनों देशों में सहयोग बढ़ेगा, इस पे हमारी नजर होगी। और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री के औपचारिक कार्यक्रमों की शुरुआत होने वाली है और सीधा प्रसारण के साथ साथ तमाम पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे हमारे विशेष मेहमानों के साथ, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया में है और 3 देशों की यात्रा का ये उनका पहला चरण है। प्रधानमंत्री जब नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंचे तो वहां उनका बेहद गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर नाइजीरिया के मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में अबुजा शहर की चाबी को उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया और किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 सालों में ये पहला नाइजीरिया दौरा है और 17 साल पहले और आज के भारत में बहुत परिवर्तन है। प्रधानमंत्री जी का जो ये सम्मान किया गया, ये भारतवासियों का भी सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी आज नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। कई एमओयूज पर भी इस दौरान साइन किया जाएगा। लगभग 5 के करीब एमओयूज हैं जो सामने आएंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं। और 2007 में भारत और नाइजीरिया के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी आज संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के अबुजा पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने भी बेहद गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके सामने लावणी नृत्य भी प्रस्तुत किया गया और जिस स्नेह के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया वो दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय समुदाय अलग अलग देशों में जो उपस्थित है और नाइजीरिया में भी, क्योंकि पश्चिम अफ्रीका में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भारतीयों का है। लगभग 60,000 भारतीय प्रवासी भारतीय वहां रहते हैं जो वहां के नाइजीरिया के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते आए हैं। और प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर जहां भारतवासी उत्साहित हैं तो वहीं दूसरी ओर नाइजीरिया की सरकार भी प्रधानमंत्री के इस दौरे को विशेष रूप देने के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री को इस वक्त जी-कॉन, एक सबसे बड़ा अवार्ड, वो भी प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल, अपने यहाँ पे बेहद उत्साहपूर्ण तस्वीरें हमने देखी जब प्रधानमंत्री का स्वागत और सत्कार वहां पे एयरपोर्ट पे हुआ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है ममता की जो प्रतीकात्मक रूप से शहर की चाबी देना, यानी कि आप कितना बड़ा एक सम्मान दे रहे हैं, विश्वास दिखाता है, वो देखने को मिला। प्रधानमंत्री के अबुजा पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर स्कूल की बच्चियों ने प्रधानमंत्री के लिए लावड़ी नृत्य पेश किया और पीएम के साथ फोटो भी खिंचवाई। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता विशाल वैरिस्टो की एक खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त अबुजा में हूं और आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त रिसेप्शन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है और खास तैयारी इन छोटे बच्चों ने की लावणी डांस करके। कैसा लगा आज प्रधानमंत्री के साथ आपने फोटो खिंचाया है? एक इतना बहुत वाव मोमेंट था, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर एक फ़ोटो ले रही थी। बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। और कितनी तैयारी आपने करी, आज कैसा लग रहा है कि उस तैयारी का रिजल्ट एक्सीलेंट है? हम लोग 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं एंड आज हुआ है तो हम लोग बहुत हैप्पी मोमेंट है, गर्व का मोमेंट है। हमने प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्मेंस किया है लावनी। क्या लगा उनको इतने पास से देखकर, कैसी फीलिंग आ रही थी आपको? मुझको बहुत खुशी, आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। वेरी ग्रेटफुल। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो खास तौर से मराठी स्टाइल के अंदर उन साफा वाफा बांध कर आए हैं। क्या कहेंगे, आज आप प्रधानमंत्री से आप इतने करीब से मिले? ये हमारा लाइफ का सबसे बड़ा मौका है प्रधानमंत्री को मिलने के लिए और
जो मराठी के लिए जो ये क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया है अभिजीत मराठी, उसके लिए हमने मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा यहाँ से पूरा महाराष्ट्र मोदी जी को सपोर्ट करेगा पूरा। और आप भी बहुत पूरी मराठी स्टाइल में आइए, थोड़ा आगे आ जाइए जी। बताइए कैसा फीलिंग था? हम लोग बहुत बहुत गर्व महसूस करते हैं, महाराष्ट्र को इतना उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। थैंक यू सो मच एंड इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट। थैंक यू। प्राउड मोमेंट है। कुछ छोटे बच्चे भी हैं आपके साथ, इस बच्चे को तो आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री। ये हमारी इस बच्चे का नाम नमस्वी है, नमो नमो। सो इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री जी ने इसको। बोलो तो जैसे कि आपने देखा कि ये लोग सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और एक ही बात इनके ज़बान पे थी, वो थी मोदी मोदी। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, अबुजा, नाइजीरिया। वाकई 17 साल के अंतराल के बाद जब अपने देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो ये इस तरह का जोश, इस तरह का उत्साह देखने ही बनता है, स्वाभाविक भी है। और प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरे पर होते हैं तो विदेश की धरती मोदी मोदी के नारों से हमेशा गूंज उठती है और इस दृश्य में भी आपने यही देखा। और वैसे नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में भी बिल्कुल यही हुआ। मोदी मोदी के नारों के साथ किसी ने प्रधानमंत्री को अपने हाथ से बनाई तस्वीर भेंट की तो किसी ने बच्चों के लिए प्रधानमंत्री का आशीर्वाद भी लिया। वैसे वहां मौजूद लोगों से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने भी बातचीत की है। आइए कुछ अंश आपको दिखाते हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि एक तस्वीर 1000 लफ्ज़ों के बराबर है और आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री की तस्वीर है जिनको इन्होंने खुद बनाया है और लकी इसलिए है क्योंकि इस पर प्रधानमंत्री ने अभी अभी ऑटोग्राफ भी दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु अग्रवाल है और हम लोग यहाँ पर 1 साल से रहते हैं अबुजा में। कैसा लगा आपको कि जब प्रधानमंत्री लिख रहे थे, क्या बातचीत हो रही थी आप में? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो उनका साइन मिलेगा, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिलेगा। मैंने चित्र बनाया था, शायद मैंने कहा शायद उनके नज़र पड़े और मेरा। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला बहुत सुंदर बनाया है और ये मैं इसको बहुत पसंद कर रहा हूँ। बहुत खुश थे वो। वाकई काफ़ी अच्छी तस्वीर है, बिल्कुल नई जैसी लग रही है। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। कितना एक्साइटमेंट है, अबुजा एकदम से इलेक्ट्रीफाई हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, अबुजा एकदम चकाचौंध रोशनी हो गई है यहाँ पे मोदी जी के आने से और हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे और उनका बहुत स्वागत है अबुजा में, नाइजीरिया में। और उनके आने से हमें यहाँ पे खुशियों की सौगात लेके आए हम। आपने बड़ा साफा पहना हुआ है, पगड़ी पहनी हुई है, कहाँ से हैं आप और यहाँ कैसा लग रहा है आपको प्रधानमंत्री से मिलकर? बहुत से हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। इतने हम्बल, हर किसी से मिले वो, बहुत बहुत अच्छा लगा। हम एकदम स्पीचलेस हो गए हम। जी हम भी लेगोस राजस्थान से हैं, तो जैसे बोलते हैं हमारी पगड़ी राजस्थान की शान होती है। मोदी हम सब की शान है। 22 साल तक हम उनको सिर्फ छोटे स्क्रीन पे देख रहे थे, आज सामने देखकर अभी भी रोंगटे अभी भी खड़े हुए हैं एंड it's like watching a lion in front of us and getting all the energy and all the aura. It's amazing. इन्होंने शेर को देखा है, इन्होंने अपने मान को देखा है, भारत के मान को, और यही आवाज़ है अबुजा से कि प्रधानमंत्री देश को और आगे लेके जाए। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, अबुजा, नाइजीरिया। तो हर कोई प्रधानमंत्री से मिलकर उतना खुश नजर आ रहा है कि उसके लिए लाइफ टाइम एक तरीके से बहुत बड़ा एक मोमेंट है और ये बात शब्दों में लोग बयां कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री को नाइजीरिया में वहां के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा जाएगा। नाइजीरिया का ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री दुनिया की दूसरी बड़ी हस्ती हैं। इससे पहले ये सम्मान 1979 में क्वीन एलिजाबेथ को दिया गया था। यह किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया जाने वाला 17वां ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान दिया जाना दिखाता है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर न केवल आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं बल्कि सम्मान भी भारत और भारतवासियों के लिए बहुत ज़्यादा। इस वक्त हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हैं, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एम्बेसडर राजीव कुमार भाटिया। आप साउथ अफ्रीका और केन्या में हाई कमिश्नर के तौर पर भारत को प्रस्तुत कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत भाटिया जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर मनन द्विवेदी भी हैं, जुड़े हुए हैं, जो ऑब्जर्वर ऑफ अफ्रीकन अफेयर्स IIPA से हैं। डॉक्टर मनन आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
डॉक्टर भाटिया, सबसे पहले क्योंकि एक सवाल ये ज़रूर सबके जहन में उठ रहा है लगातार कि नाइजीरिया को सबसे पहले इस दौरे में क्यों रखा गया, क्योंकि हम जानते हैं कि G20 एक बहुत बड़ा मंच, ब्राज़ील एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन नाइजीरिया प्रधानमंत्री पहले जा रहे हैं, इस अहमियत को कैसे समझा जाए? एम्बेसडर भाटिया, स्वयं स्पष्ट कर दिया था शुरू में ही कि अफ्रीका के महाद्वीप में नाइजीरिया को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले तो ये कि ये जनसंख्या की दृष्टि से उस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। दूसरी बात, ये एक प्रजातांत्रिक देश है। और तीसरी बात ये है कि बहुत सी समानताएं हैं भारत के साथ। वहाँ पर भी विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न एथनिक कम्युनिटी के लोग हैं, विभिन्न भाषाएं हैं। उन सब के बावजूद एक विशेष रूप से पूरे के पूरे देश में, बड़े देश में एकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो भी उसी प्रकार के विकास की चुनौतियों को जूझ रहे हैं जो कि भारत जूझता है। इसलिए ऐसा लगता है कि दोनों देशों में समानता है। दोनों देश एक दूसरे को सोच समझकर अपना पारस्परिक सहयोग और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात और है, और वो ये कि नाइजीरिया का जो महत्व है इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, वो ज़्यादा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत ने इस बात को समझा और इसीलिए पिछले साल जब हमने G27 की समिट की अध्यक्षता करी तो विशेष रूप से नाइजीरिया को एक मेहमान देश के रूप में बुलाया गया। और वो निर्णय इतना अच्छा लगा कि अगले साल यानी इस साल ब्राज़ील ने भी वही किया, उनको बुलाया है वहाँ पर। और उम्मीद है कि अगले साल साउथ अफ्रीका भी शायद नाइजीरिया को बुलाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महत्व बढ़ रहा है। और एक और बात अगर कही जाए तो वो ये कि ब्रिक्स, जिसमें भारत का विशेष स्थान है, भारत ने पूरी समर्थन किया, पूरी सहायता करी। और इस वजह से अब नाइजीरिया भी ब्रिक्स में एक पार्टनर स्टेट के रूप में शामिल होने जा रहा है। तो सभी बातों को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि जो लोग भारत नाइजीरिया के संबंधों से परिचित हैं, उनको ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ होगा कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले इस यात्रा में, जो कि कई महाद्वीपों में जा रही है, उसमें नाइजीरिया से अपनी यात्रा प्रारंभ की है। बिल्कुल, ये महत्व भी दिखाता है और ये दोस्ताना संबंधों की एक नई ऊंचाइयों को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। डॉक्टर मनन द्विवेदी जी, आपके के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि 17 वर्षों के एक अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया यात्रा, ये इस अंतराल को आगे गति देने के लिहाज से कैसे बड़ा एक आधार तैयार करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत और नाइजीरिया के बीच में रणनीतिक संबंध हैं और रणनीतिक संबंध होने के कई खास मायने हैं, न सिर्फ व्यापारिक, न सिर्फ लोगों का संबंध, बल्कि रणनीतिक तौर पर दोनों देश एक दूसरे को कैसे सहयोग दे सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। उस लिहाज से इस यात्रा के मायने और महत्व। जी, अगर हम भारत और नाइजीरिया के संबंधों को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि 1960 में, जैसा कि आपने भी इतिहास की बात करी, तो 1960 में नाइजीरिया इंडिपेंडेंट कंट्री बन के उभरा, एक फ्री कंट्री बन के उभरा। और उससे 2 साल पहले जो इम्पोर्टेंस है अफ्रीका की भारतीय विदेश नीति और कूटनीति में, मतलब नाइजीरिया आज़ाद हुआ 1960 में, पर 1958 में हमारी कमिश्नरेट खोली गई वहाँ पर, 1958 में नेहरू जी के टाइम पर। और वहाँ जो उस समय अबू बकर जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन लोगों ने नेहरू जी के साथ और नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ मिलकर और कॉमनवेल्थ राष्ट्रों को भी इंक्लूड कर एक थर्ड वर्ल्ड की बात करने का प्रयास किया। जैसा भी अभी कहा जा रहा है कि ब्रिक्स की जो कॉन्फ्रेंस, जो G20 की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है ब्राजील में, उसको छोड़कर नाइजीरिया में सबसे पहले प्रधानमंत्री क्यों गए? तो हमारे जो कल्चरल रिलेशंस हैं, उसके अलावा ये जो हम कहेंगे कि G20 का जो वैश्विक मूवमेंट है, वो काफी अच्छे तरीके से परिलक्षित हो रहा है विश्व के राजनीतिक रजत पटल पर। तो जब भारत ने मध्यस्थता की थी, चेयरमैनशिप की थी G20 की न्यू दिल्ली में, तब भी नाइजीरिया आया था और नाइजीरिया के नीति निर्धारकों ने और वहां के राजनेताओं ने, ब्यूरोक्रेट्स ने यहाँ पर भारत के साथ कवायद की थी। तो जिस तरीके से भारत G20 के थ्रू एक बड़े थर्ड वर्ल्ड मूवमेंट का या विकासशील देशों का जो नेतृत्व जो भारत के हाथ में आया है, उनको
बढ़ाने के चलते नाइजीरिया की विजिट भारतीय प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही अति आवश्यक थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और दूसरा, अगर हम कल्चर की बात आपने की, अगर हम कल्चर की बात करें तो करीब 60,000 स्टूडेंट्स नाइजीरिया से भारत में पढ़ते हैं। बीच में काफी 5-6 वर्षों पहले शोर मचा जब थोड़ा वायलेंस हुआ, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ दिल्ली में अफ्रीकन स्टूडेंट्स के रहने से, पर वो चीजें अब पास्ट की बात हो गई हैं। तो जिस तरीके से सामरिक दृष्टि से भी नाइजीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेररिज्म और बोको हराम का नाम हम यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरीके से बोको हराम और जो नाइजीरिया के आसपास के राष्ट्रों में जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, जो राजनीतिक विषमताएं हैं और पीस और स्टेबिलिटी का अभाव है, उनके चलते भारत अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूटर की तरह नाइजीरिया के साथ कोलैबोरेट करे तो बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीजें हमारे सामने आ सकती हैं, अफ्रीकन और नाइजीरियन परव्यू में भी, और वैश्विक काउंटर आतंकवाद और अलगाववाद की जो युद्ध है उसमें भी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँ। जी बिल्कुल, और देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से भी भारत कई मायनों में सहयोग कर रहा है। कई आयाम इस पहलू से भी जुड़े हुए हैं जिन पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि ब्राजील में जो G20 समिट हो रहा है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया का दौरा कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र की पहली यात्रा है। डीडी न्यूज के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने अबुजा में नाइजीरिया में भारतीय उच्चायुक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नाइजीरिया की यात्रा पर खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं नाइजीरिया में भारत के उच्चायुक्त श्री जी बालासुब्रमण्यम। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या तैयारियां हैं इस विजिट के बारे में, और दोनों ही देश इस विजिट को किस तरह से देख रहे हैं। हाई कमिश्नर बालासुब्रमण्यम, आपका डीडी न्यूज पे बहुत स्वागत है। ये बहुत ही मुख्य विजिट है। नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका का पूरा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, 200 मिलियन पॉपुलेशन है इनका, और अच्छा सा इनका जीडीपी भी है। सो हमारा प्रधानमंत्री का दौरा जो है, हमारा दोनों देशों के बीच का जो रिश्ता है उसको और मजबूत करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। नाइजीरियन मीडिया किस तरह से उसको रिएक्ट कर रहा है, किस तरह की अपेक्षाएं हैं डायस्पोरा की नाइजीरियन गवर्नमेंट की? ये दौरा को बहुत ही इच्छुक से देखा जाता है, पीपल बहुत ही एक्साइटेड हैं लोग। नॉर्थ में एक दोस्ताना बोल के एक क्लब है जो इधर से हिंदी सीखने के लिए इंडिया जाते हैं। उनको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कॉलरशिप में भी हमने उनको केंद्रीय हिंदी संस्थान जो आगरा में है उनको हायर स्टडीज के लिए वहां भेजे हैं। इंडियन डायस्पोरा बहुत ही इच्छुक है, बहुत सारा पोस्टर्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स लगाए हैं हमारा प्रधानमंत्री साहब को स्वागत करते हुए। तो बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर एक उत्साह देखने को मिल रहा है। उस बात में कितनी गहराई और कैसे एक आधार तैयार होगा यहाँ से भविष्य की दोस्ती को और सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर, वो अपने आप में एक आधार तैयार होगा। कुछ और तथ्य भी हैं जिनसे आपको रूबरू कराते हैं जो भारत और नाइजीरिया के संबंधों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से इन तथ्यों की जानकारी, उसके बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि तेल और गैस के विशाल भंडार की वजह से नाइजीरिया अफ्रीका के अहम देशों में से एक है। दोनों देशों के संबंधों पर नजर डालते हैं कुछ इन तथ्यों के माध्यम से। अबुजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ये तमाम वो बिंदु हैं जो आपके सामने रख रहे हैं, जो दिखाते हैं कि दोनों देशों के संबंधों में कैसे नई ऊर्जा आ रही है, क्योंकि 17 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। बिल्कुल, और इस यात्रा के शुरुआत में किस प्रकार से स्वागत हुआ है उस तस्वीरों को हमने दिखाया। 2007 में भारत नाइजीरिया संबंध को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला था। उसके बाद से इन संबंधों को और ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ाने का मौका मिला। दोनों देश ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश रहे हैं और भारत को 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन नाइजीरिया को 1960 में आज़ादी मिली थी। और दोनों ही देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भी सदस्य रहे हैं। तो कई मायनों में समानताएं दोनों देशों के बीच हैं। और अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है नाइजीरिया, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत से देश हैं उसमें नाइजीरिया का एक अलग योगदान। साथ ही नाइजीरिया में करीब 60,000 भारतीय समुदाय के लोग हैं जो पश्चिम अफ्रीका में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बनाते हैं। और जैसा हमने कहा, ये पश्चिम अफ्रीका में जो इनकी ताकत है वो इन मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है भारतीय प्रवासियों की, कि उनका विकास में बहुत अहम योगदान है। बिल्कुल, और भारत नाइजीरियाई तेल का सबसे बड़ा आयातक है और इस लिहाज से व्यापारिक संबंधों का एक बड़ा आधार तेल और गैस जैसे क्षेत्र है।
और इस वक्त अगर द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के बीच होता है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की बहुत सी संभावनाएं हैं। हालांकि व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तेल पर ही केंद्रित है, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं। और राष्ट्रमंडल देश है भारत नाइजीरिया, क्योंकि हम जानते हैं किस प्रकार से ब्रिटेन के उपनिवेशक के तौर पर दोनों देश रहे थे, तो ऐसे में उसका हिस्सा है। दोनों देशों के बीच व्यापार निवेश बढ़ाने पर प्रधानमंत्री की इस यात्रा में ज़्यादा फोकस रहेगा और इसको डाइवर्सिफाइड करने पर भी फोकस रहेगा। और वित्त वर्ष 2023-24 में देखें तो लगभग 8 बिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच, हालांकि ये पिछले सालों की तुलना में कम हुआ है, लेकिन कई भारतीय कंपनियां हैं, लगभग 150 के करीब कंपनियां बोला जाता है, जिनका नाइजीरिया में बहुत जबरदस्त निवेश है, 27 बिलियन डॉलर के करीब। बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, कंज्यूमर गुड्स और मेटल निर्माण में भारतीय कंपनियों का बड़े स्तर पर नाइजीरिया में निवेश है। धातु लकड़ी हो, लकड़ी के उत्पाद हो या फिर काजू जैसे उत्पादों का आयात भी देखने को मिलता है। भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों, व्यापारिक लिहाज से बात की जाए, दोनों देशों में लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश देखने को मिल रहा है, जो मौजूदा आंकड़ा इस वक्त है। और सहयोग के नए अवसर क्या क्या हो सकते हैं, इन्हीं संभावनाओं को प्रधानमंत्री के इस दौरे में दोनों देश बैठकर तलाशेंगे। और भारत ने नाइजीरिया को विकास सहायता भी दी है, रियायती दर पर ऋण भी मुहैया कराया गया है भारत की ओर से नाइजीरिया को, और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रियायती ऋण भारत ने नाइजीरिया को दिया है। और साथ ही उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, उनकी डिफेंस एबिलिटीज़ को डेवलप करने की बात करें, इत्यादि तमाम ऐसे मोर्चे हैं, ऐसे बिंदु हैं जिन पर भारत नाइजीरिया का सहयोग लगातार करता रहा है। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर भाटिया, चूँकि हम जानते हैं कि नाइजीरिया जब आज़ाद हुआ उसके बाद से एक लंबे वक्त तक वहाँ पर एक तरीके की हिंसा हम देखते रहे, लेकिन 1999 जब उन्होंने नया संविधान अपनाया उसके बाद से जो भी चुनाव होते आ रहे हैं उनमें लगातार लोकतंत्र को ही मजबूत करने का प्रयास किया जाता रहा है। ऐसे माहौल में भारत एक बड़ी लोकतांत्रिक ताकत है। किन मायनों में वो नाइजीरिया को जो सहायता दे रहा है वो आगे क्या विस्तार पा सकती है, और कौन से ऐसे संभावनाओं के क्षेत्र हैं जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं कि नए क्षेत्रों को तलाशा जाएगा, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, क्योंकि एक विन विन सिचुएशन है ये, उन्हें भी विकास के लिए निवेश चाहिए और हमारे को भी निवेश के माध्यम से रिश्तों को आगे बढ़ाने का एक मौका मिले। धन्यवाद। कई क्षेत्र हैं जिसके बारे में उम्मीद की जाती है कि आज की वार्ता से प्रगति प्राप्त होगी। सबसे पहले तो देखा जाए तो राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों की विदेश नीति में बहुत हद तक समन्वय की स्थिति आ चुकी है। नाइजीरिया बहुत प्रसन्न है कि भारत अफ्रीका से संबंध बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है, और विशेष रूप से इस परिप्रेक्ष्य में जब प्रधानमंत्री स्वयं आज नाइजीरिया में हैं, इससे नाइजीरिया की सरकार को और लोगों को और विश्वास बढ़ेगा कि कुछ ही हफ्तों पहले भारत के राष्ट्रपति अफ्रीका गई हुई थी और वहाँ पर उन्होंने 3 देशों की यात्रा की थी, और अब भारत के प्रधानमंत्री एक और महत्वपूर्ण देश नाइजीरिया की यात्रा पर हैं। तो राजनीतिक और कूटनीतिक क्षेत्र में समन्वय बहुत आवश्यक रहेगा। दूसरी बात यह है कि विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी प्रजातंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ की प्रजातांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सही शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। और इसमें हमें जानना चाहिए कि बहुत बरसों पहले से भारत के शिक्षकों ने, टीचर्स ने, जो उन्होंने नाइजीरिया में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे उन्होंने इथियोपिया में किया था वैसे ही नाइजीरिया में किया है। तो ये कहा जाता है कि टीचर्स फ्रॉम इंडिया हैव नाउ देयर स्टूडेंट्स इन सो मेनी टॉप पोजीशंस। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो शिक्षा का क्षेत्र हम आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो कहा जाता है डिफेंस के क्षेत्र में या सेना के क्षेत्र में, शुरू से ही जब से ही नाइजीरिया आज़ाद हुआ, तो जब वहाँ पर उनको अपनी टॉप मिलिट्री एकेडमीज़ बनानी थी, आर्मी कॉलेज बनाना था, नेवी कॉलेज बनाना था, तो उन्होंने स्वयं सिर्फ एक देश की तरफ देखा और वो भारत था। और इसलिए वो संस्थाएं जो आज तकरीबन 50-60 साल पुरानी हो चुकी हैं, वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं, और वहाँ के जो शिक्षक हैं, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, उनका संबंध भारत की संस्थाओं से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे में वैसे भाटिया, जब ये तमाम बिंदु आपने बहुत अच्छे से सामने रखे कि किस तरीके से भारतवासी, हमारे प्रवासी भारतीय
नाइजीरिया के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं, उनकी संस्थाओं के विकास में भी योगदान दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब प्रधानमंत्री के नाइजीरिया दौरे के दौरान उन्हें ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, इससे जीकॉन से उनका सम्मान किया जाएगा, और ये भी तथ्य कि 1969 में क्वीन एलिजाबेथ को ही दिया गया था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो एक शख्सियत हैं जिनको अब ये सम्मान दिया जा रहा है, इसके क्या मायने और क्या अहमियत? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जो कुछ पहले हुआ वो तो मैं समझता हूँ कि नाइजीरिया के पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ है, मगर आज जो हो रहा है वो इस बात का द्योतक है कि नाइजीरिया प्रजातंत्र के महत्व को पूरी तरह समझता है। ये वास्तविकता है कि नाइजीरिया के इतिहास में पहले 40 वर्षों में कई दफ़े सेना की तरफ से कूच और काउंटर कूच हुए, प्रजातंत्र बहुत कमज़ोर रहा। मगर आपने स्वयं जैसा कहा 1999 के बाद यानी करीब 25 साल से प्रजातंत्र की जड़ें नाइजीरिया की भूमि में गहरी होती चली जा रही हैं, और ये पुरस्कार इस बात का द्योतक है कि नाइजीरिया भारत को सबसे बड़े और सफल प्रजातंत्र के रूप में देख रहा है, और श्री नरेंद्र मोदी को भारत के बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, लोकप्रिय नेता के रूप में देख रहा है। तो ये मैं समझता हूँ एक ऐसी चीज़ है जिससे संबंध और आगे बढ़ेंगे। और यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं तुरंत और कहना चाहूँगा कि 2 और क्षेत्र हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक क्षेत्र, आपको याद है, मालूम है कि विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति का बहुत ऊपर स्थान है जी। और इसीलिए न केवल जो कुछ अभी तक कर पाए हैं हम, यानी कि निवेश है, व्यापार है, तकनीकी सहयोग है, मगर इन चीज़ों को हमें और आगे बढ़ाना है। और विशेष रूप से जहाँ तक अधिकारियों से बात करके मालूम पड़ा है, मुझे लगता है कि नाइजीरिया बहुत प्रभावित है कि भारत में जो आज डिजिटल क्षेत्र में हो रहा है, जो डिजिटल कोऑपरेशन के क्षेत्र में हो रहा है, जैसे हम और आप जैसे आम नागरिकों को डिजिटल टेक्नोलॉजी से बहुत आरामदायक ज़िंदगी हो गई है, उसी तरह से उन सब चीज़ों का लाभ हो सकता है कि नाइजीरिया को इस बार प्राप्त हो। और इसीलिए ये जो 4-5 समझौतों की बात हो रही है, शायद उनमें से एक ये भी होगा। बिल्कुल। डॉक्टर मनन द्विवेदी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अफ्रीका के मामलों के विशेषज्ञ के तौर पे। डॉक्टर द्विवेदी, आपको लगता है कि जिस बात का जिक्र अभी एम्बेसडर भाटिया ने किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इतिहास में हुआ लेकिन मौजूदा वक्त के जो भू राजनीतिक स्थितियां हैं उसमें प्रधानमंत्री को इतना बड़ा सर्वोच्च सम्मान नाइजीरिया की सरकार के द्वारा दिया जाना, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री के एक वैश्विक नेता के तौर पर स्वीकारता किस प्रकार से। लेकिन उसी लिहाज से इस बात को भी समझना चाहेंगे, जिन समझौतों 5 समझौतों की संभावना व्यक्त की जा रही है उसमें एक महत्वपूर्ण है कि पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारत एक सक्सेस स्टोरी के तरीके से दुनिया के सामने मौजूद है, और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपनी क्षमता को दुनिया की भलाई के लिए देशों के साथ सहयोग आगे बढ़ाने पर बात रखते रहे। आपको लगता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सहयोग के एक नए आयाम खुलते नजर आएंगे, और कैसे ये फायदेमंद होंगे दोनों देशों के लिहाज से? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो 2 चीजें मेरे जहन में यहाँ पर आती हैं। एक तो ये कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इन गुड गवर्नेंस, तो उसके चलते भारत और अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं, बहुत सारे राष्ट्र, नाइजीरिया भी उनमें से अहम है, मुख्य है। भारत में जिस तरीके का डेवलपमेंट और विकास हो चुका है, उसके चलते भारत और नाइजीरिया की जो कॉपरेशन है, जो पार्टनरशिप है, काफी पुरानी है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि पिछले 17 वर्षों में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया जाकर उन्होंने अपनी बातचीत नहीं करी या कोई समिटरी वहां पर नहीं हुई। पर इसके अलावा मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि कल्चरल डिप्लोमेसी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो जिस तरीके से ऑनर दिया जा रहा है, ऑनर किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उससे जो दोनों के राष्ट्रों के जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप में, उसमें काफी क्लोजनेस आएगी, उसमें काफी प्रगाढ़ता आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका और भारत ट्रंप के आने के बाद से क्लोज हो जाएंगे, जैसा कि ऐसा प्रतीत होता है, वो है फैक्टर टेररिज्म का, आतंकवाद का। तो कुछ ताकतें ऐसी हैं नाइजीरिया में जिनका खात्मा करने में भारत का एक्सपीरियंस, भारत की काउंटर टेररिज्म सीटी और काउंटर इंसर्जेंट सीआई, ये जो प्रावधान है भारत के, ये नाइजीरिया इस्तेमाल कर सकता है। और बोको हरम और ISIS WA और ऐसे
कई ग्रुप्स हैं, द पॉपुलर फ्रंट ऑफ बियाफ्रा। तो मैं आतंकवाद के इतिहास में यहाँ पर नहीं जाऊंगा, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि टेररिज्म भारत और नाइजीरिया दोनों राष्ट्रों को बड़ी मुश्किल में रखे हुए रहता है। तो दोनों देशों की कवायद अगर ऐसी हो कि रिटोरिक, वर्बिएज और बातचीत, इनसे आगे बढ़ के हम लोग टेररिज्म को खत्म करने की चेष्टा करें, तो उसके चलते भारत एक हेजिमॉन की तरह नहीं बल्कि एक बिनाइन राष्ट्र की तरह, एक अच्छे संजीदा बड़े भाई की तरह नाइजीरिया की मदद करेगा। और ये एक वैश्विक आतंकवाद का युद्ध है। इसमें नाइजीरिया में कुछ होता है तो कश्मीर में उसका इंपैक्ट नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। ये एक ऐसा टेरर एपरेटस है जिसके चलते नरेंद्र मोदी और उसके अलावा नरेंद्र मोदी और वहां के प्रधानमंत्री मिलके बातचीत कर सकते हैं। और जहां तक कल्चरल डिप्लोमेसी की बात है, जैसे कि एंकर साहब ने अभी बोली कि भारत के प्रधानमंत्री को ऑनर किया गया है, और साथ में देखा जाए तो हम ये भी पाएंगे कि मराठी लैंग्वेज को एक विभिन्न भाषा का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर द्विवेदी, इस मुद्दे पर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले आतंकवाद की जो बात आपने लगातार दूसरी बार आपने इस बात को उठाया है, बोको हरम एक ऐसी कटु वास्तविकता है जिससे निपटना नाइजीरिया के विकास के लिए जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात लगातार कहते हैं कि शांति जरूरी है अगर विकास करना है तो। लेकिन अगर हम नाइजीरिया को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करें, ये सालेक क्षेत्र आता है जिसमें 10 अफ्रीकी देश है, जिसमें नाइजीरिया भी शामिल है। यही देखें तो कितने हिस्से गुटा जाते हैं। अल शबाब से लेकर अल कैदा से लेकर आईसिस तक इंटरनेशनल नेटवर्किंग तक शुरू हो चुकी है, जिसमें बोको हरम को भी सपोर्ट मिलता है अन्य देशों से। ऐसे में जब भारत अफ्रीकी संघ को G20 के साथ जोड़ रहा है, ऐसे में जब नाइजीरिया जैसे देश प्रधानमंत्री जा रहे हैं और इसकी अहमियत दोनों देशों के रिश्तों को भी, प्रतिबद्धता भी भारत की दिखाता है, ऐसे में बोको हरम जैसे को लेकर जो हम अफ्रीका 2063 की बात कर रहे हैं, एक बड़ा गोल, इसमें नाइजीरिया कहां फिट होता नजर आता है? और इसमें भारत की अहमियत को हम कैसे समझें जब हम बोको हरम जैसे आतंकवादी गुटों को, जिसको अमेरिका ने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, इनके साथ भी निपटना जरूरी है? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि एक रिजीम, मतलब रिजीम का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कि एक तरीके का कोऑपरेटिव अरेंजमेंट डेवलप किया जाता है राष्ट्राध्यक्षों द्वारा और राष्ट्रों द्वारा, कि वो किसी भी ज्वलंत समस्या का टैकल अकेला एक राष्ट्र जो सबसे ज्यादा पीड़ित दिख रहा है विश्व के रजत पटल पर, वो अकेला नहीं करे, बल्कि साथ में एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म बनाया जाए, जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रिजीम। तो एक रिजीम की तरह काउंटर टेररिज्म को डेवलप किया जाए अगर, तो उसके चलते भारत, नाइजीरिया और वहां के जो आसपास के देश हैं, 3 देश हैं जिनसे बॉर्डर शेयर करता है नाइजीरिया, चाड कैमरून से शेयर करता है, तो इन सभी राष्ट्रों के साथ एक मिलकर बैठक हो और मोदी जी की मध्यस्थता में और भारत के मीडिएशन में कोई ऐसी रणनीति तैयार की जाए। पर इसमें मैं अपनी बात यहाँ खत्म नहीं करूंगा। मैं सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय सरकार, न्यू दिल्ली डिनोमिनेशन जो हमारा है, ये पिछले 9-10 वर्षों से ये प्रयासरत है कि किस तरीके से एक रिजीम डेवलप की जाए टेररिज्म के अगेंस्ट। और उसके अलावा कोई भी राष्ट्र, बहुत कम राष्ट्र ऐसे हैं जो एक साफ और क्लैरिटी वाली नीति आतंकवाद के अगेंस्ट रखते हैं, मतलब डिफाइनिंग टेररिज्म के आतंकवाद की, अलगाववाद की और इंसर्जेंसी की जो डेफिनेशन है वो हम सब जानते हैं। किसी से कहा जाएगा तो बातचीत में बता ही देगा। पर सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि भारत ने बड़े ही प्रकट तरीके से, बड़े ही पुरजोर तरीके से ये कैंपेन ट्रेल की तरह न्यू दिल्ली सरकार ने चलाया है ये मुहिम कि टेररिज्म को डिफाइन किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए उस राष्ट्र को जो टेररिज्म को हार्बर करता है और एड एंड अबेट करता है। बिल्कुल, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये भारत का लगातार पक्ष रहा है कि आतंकवाद के किसी भी स्वरूप और टेरर फाइनेंसिंग जैसी तमाम जो छुपी हुई समस्याएं हैं उस पर हमको हैमर करने की जरूरत है। मिस्टर भाटिया, आपको लगता है कि जब हम अशांति वाली समस्याओं की जिक्र करते हैं तो भारत और नाइजीरिया दोनों मिलकर, क्योंकि उनका रक्षा क्षेत्र में बड़ा सहयोग है और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर लगातार प्रयास होते रहे हैं और संयुक्त अभ्यास भी इस क्षेत्र में लगातार होते रहे, आपको लगता है कि उस लिहाज से जो तमाम व्यापारिक समुद्री मार्ग हैं उनकी सुरक्षा हो, इसमें दोनों देश मिलकर पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में
और ज़्यादा कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दुनिया भर की व्यापारिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखना ताकि व्यापारिक गतिविधियां सही से चल सकें। भारत और नाइजीरिया मिलकर इस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये भी आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है, मैरीटाइम सिक्योरिटी का, सामुद्रिक सुरक्षा का। और इसके बारे में मुझे लगता है कि दोनों सरकारों के बीच में काफ़ी अच्छी गंभीर वार्ता चल रही है। मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि इस विषय में और जो टेररिज्म का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अपने माध्यम से लोगों तक क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, कैसे उनको आगे सुलझाना है, ये बताना चाहिए। मगर साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी बातें तभी सुलझती हैं जब दोनों देशों की सरकारों में एक बहुत अच्छी तरह से पारस्परिक समझ और सहयोग बढ़ जाए। और उसके लिए प्रयत्न हो रहे हैं। जैसा कि पहले कहा गया, एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मैकेनिज़्म बना दिया गया है। 2 उसके राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं, जो हमारे देश के और उनके देश के जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। और धीरे धीरे वहाँ पर जो निर्णय हो रहे हैं और उनका क्या असर पड़ रहा है, वो बातें सामने आ रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की वार्ता में दोनों नेतागण उस प्रक्रिया को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, उसका समर्थन करेंगे। इसलिए मैं तो सिर्फ इस समय यही कहूँगा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए और काउंटर टेररिज्म के लिए दोनों देश तकरीबन एक ही वेवलेंथ पर हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अच्छे निर्णय हमारे सामने आएंगे। बिल्कुल ये उम्मीद की जा सकती है कि जब बायलैटरल बैठक होगी उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण न केवल MOU साइन होंगे बल्कि उनके माध्यम से सहयोग के भी और नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन हमारे मेहमानों से अनुरोध करते हैं बने रहे हमारे साथ, क्योंकि फिलहाल हम बात करना चाहेंगे कि नाइजीरिया में भारतीय व्यंजनों के स्वाद और रोजगार दोनों में क्या मेल है। क्योंकि दरअसल भारतीय कंपनियां नाइजीरिया में संघीय सरकार के बाद दूसरी सबसे बड़ी नियोक्ता है, यानी रोजगार देती हैं। बिल्कुल। और DD न्यूज के संवाददाता विशाल वेरिस्टो जो वहां इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने ऐसे ही नाइजीरिया के एक रेस्टोरेंट की एक पूरी चेन श्रृंखला चलाने वाले भारतीय होटल व्यवसायी के साथ साथ नाइजीरियाई होटल स्टाफ और भारतीय समुदाय के लोगों से विशेष बातचीत की। और रेस्टोरेंट की ये श्रृंखला स्थानीय नाइजीरिया लोगों को रोजगार में किस प्रकार से योगदान दे रही है, अबुजा से देखिए हमारे सहयोगी नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था में मदद करने वाली भारतीय रेस्तरां की इस विशेष रिपोर्ट को। भारत और नाइजीरिया के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और एक जो कड़ी है जो दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत बनाती है वो है करी कनेक्शन। मैं एक हिंदुस्तानी रेस्तरां में हूँ और यहाँ की ख़ास बात यह है कि इस रेस्तरां में खाना तो अच्छा मिलता ही है, लेकिन इन्होंने जो स्टाफ हायर किया है वो यहाँ के लोकल नाइजीरियंस है। आइए हम उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई और अब कहाँ तक वो पहुँचे हैं। मेरे साथ है राजेंद्रन जो सिलेंट्रो रेस्तरां के मालिक है। राजेंद्र, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? We started Cilantro 12 years back and we have slowly grown to a group of 23 restaurants in Nigeria. We run our restaurants across Nigeria from Lagos, Abuja, Kano, Ekiti and other cities. अच्छा, ये बताइए कि आपने कितने नाइजीरियंस को एम्प्लॉय किया हुआ है? We have around 900 Nigerians employed in our group of restaurants at the moment. 900 नाइजीरियंस को इन्होंने रोजगार दिया हुआ है। आइए हम उन कुछ लोगों से बात करते हैं। माइकल, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट वर्किंग विद Cilantro? They are very great company in Nigeria. They are one of the best company in restaurants in Nigeria. हमारे साथ कुछ भारतीय भी बैठे हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। ये बताइए कि हज़ारों मील दूर भारत से आप यहाँ पर क्यों आते हैं? क्या सिर्फ घर का खाना खींच के लाता है? काम धंधा ने हमें यहाँ लेकर आया है और जब परदेश में देश की याद आती है तो ऐसे रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। हम यहाँ पे काम धंधे के लिए 25 साल से रह रहे हैं और जब से हम इधर आए हैं अबुजा में सिलेंट्रो का खाना खा रहे हैं। यहाँ का जो इंडियन फूड है वो बहुत बहुत डिलिशियस है। अपने देश की याद दिलाता है, अपने घर की याद दिलाता है। ऐसा खाना जो ना सिर्फ आपकी ज़बान को भाता है बल्कि आपके दिल को भी छू जाता है। कैमरामैन मुकुट शर्मा के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज़, अबुजा।
तो भारतीय व्यंजनों का स्वाद न केवल नाइजीरिया, विश्व भर में हम जानते हैं बहुत बहुत प्रसिद्ध है और नाइजीरिया के लोग भी यहाँ इसको बहुत पसंद करते हैं, खासकर जब स्वाद के साथ रोज़गार भी यहाँ के लोगों को मिलता है। और ये जो रोज़गार की बात है, इसी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं एम्बेसडर भाटिया और डॉक्टर द्विवेदी, दोनों हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। एम्बेसडर भाटिया, हम मानते हैं कि हर देश के विकास के साथ साथ रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में चूंकि हम जानते हैं कि वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य दो बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भारतीयों की पैठ बहुत गहरी है, भारतीय बहुत लंबे समय से यहाँ अपना योगदान, अपनी सेवाएं भी देते आ रहे हैं। इन सब के मद्देनजर ये जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की, जो इन प्रवासी भारतीयों के माध्यम से इन देशों में हमें दिखती है, रोशन करते हैं इन देशों को हमारे प्रवासी, ये किन मायनों में दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करती भी नजर आती है। ये सॉफ्ट पावर आज के टाइम पर तो इसकी बहुत वैल्यू है। ये बात बिल्कुल सही है। भारत का जो समुदाय भारत के बाहर विभिन्न देशों में बसा हुआ है और सक्रिय है, उन्होंने सामूहिक रूप से भारत की कूटनीति को आगे मजबूत करने में और भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। मैं स्वयं कहना चाहूँगा कि जब मैं विदेशों में भारत के राजदूत के रूप में रहता था तो हम लोगों का विशेष रूप से ये एक प्राथमिकता रहती थी कि भारत के समुदाय के लोगों से, उनके नेताओं से, उनके आम नागरिकों से सबसे बहुत अच्छे संबंध बनाए जाएं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत सहायक थे, वो हमारे बहुत समर्थक थे। अब विशेष रूप से नाइजीरिया में यदि देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं, आपने सही कहा है कि शिक्षा में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। वहाँ पर हमारी कंपनीज मौजूद हैं और विशेष रूप से जो भी उनके इनिशिएटिव्स हैं वो ऐसे होते हैं जिससे कि न केवल उनको स्वयं आर्थिक लाभ हो, बल्कि विशेष रूप से जिस देश में वो लोग रह रहे हैं, इस केस में नाइजीरिया में, उनके हितों की भी रक्षा हो, वो भी आगे बढ़े। तो आपको मालूम है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा विकसित है और वो अपने कोलैबोरेशन के द्वारा, सहयोग के द्वारा नाइजीरिया में दवाइयों के उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऑलरेडी मुझे सुना जा चुका है, आपने कहा है कि बहुत सारे नाइजीरिया से आए हुए विद्यार्थी भारत की संस्थाओं में पढ़ रहे हैं। इसमें ये कहा जा सकता है कि इसमें और भी आगे प्रगति की संभावना है जी। ये तो सही है कि लोग आते हैं और यहाँ पढ़ते हैं, डिग्री लेके फिर चले जाते हैं, मगर हम कुछ और भी कर सकते हैं। हम उदाहरण के रूप में ये कर सकते हैं कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ें, अगर वो वास्तव में बहुत डिज़र्विंग हैं, बहुत अच्छे मेरिटोरियस हैं, तो उनमें से कुछ को हम 1 साल एक्स्ट्रा वीज़ा दे सकते हैं, जैसे कि हमारे बच्चों को दूसरे देशों में मिलता है, ताकि वो यहाँ का काम का अनुभव प्राप्त करके और ज़्यादा भारत और नाइजीरिया के संबंधों को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकें। दूसरी बात यह है कि जो दोनों देशों के विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अभी भी मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से इतना सहयोग नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो ये एक और क्षेत्र है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा, अगर देखा जाए तो हमारे दोनों देशों के जो थिंक टैंक्स हैं उनमें भी थोड़े से संबंध हैं, मगर आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं हम सही रास्ते पे हैं, मगर हमें ये नहीं सोचना है कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, हम आगे प्राप्त कर सकते हैं। सफर काफी बाकी है। डॉक्टर मनन द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनन जी, आपको लगता है कि भारतीय जो व्यापारिक लोग हैं, एक पूरा जो बिजनेस लीडर्स हैं, लगभग 200-150 कंपनियां इनकी नाइजीरिया में मौजूदगी है और भारतीय निवेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो $27 बिलियन के आसपास में भारतीय कंपनियों का निवेश वहां पे, और भारतीय कंपनियां सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कंपनियों के तौर पे उनकी मौजूदगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में भारतीय बिजनेस लीडर्स का एक बड़ा योगदान है। इस योगदान को आप कैसे देखते हैं? और एक नया उभरता हुआ सेक्टर जिसमें भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो है डिफेंस सप्लायर मैन्युफैक्चरर के तौर पर पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमारी पहुंच बढ़ रही है। उस संभावना, उस सेक्टर के लिहाज से आप इस दिशा में कैसे देखते हैं? जी, मैं ये कहूँगा कि भारत की इस समय करीब, जैसा कि पहले कहा भी जा चुका है, भारत की 200 कंपनीज हैं जो अभी वहां पर निवेश किया हुआ है नाइजीरिया में। और अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को वहां के देखें तो हम ये पाएंगे कि $27 बिलियन का
करीब इन्वेस्टमेंट है वहां पर भारतीय कंपनी द्वारा। और अगर हम जो बायलैटरल ट्रेड है इन दोनों राष्ट्रों के बीच में, भारत और नाइजीरिया के बीच में, वो करीब 14.8 बिलियन डॉलर्स का है, जो देखा गया था 21-22 में। और अगर हम 20-21 के आंकड़े देखें तो ये जो ट्रेड है ये मात्र 6.8 बिलियन डॉलर्स था। पर भारत को इसमें देखने वाली बात ये है कि जो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसके ऊपर भी एक नजर डाली जा सकती है। हम ये देखेंगे कि भारत जो इंपोर्ट करता है ऑयल प्रोडक्ट्स और जो गैस इंपोर्ट करता है नाइजीरिया से, उसमें करीब 81% की बढ़ोतरी हुई है। एक तो बात ये है, और उसमें और ये भी है कि भारत का जो इंपोर्ट है, जो हम नाइजीरिया से चीजें मंगाते हैं, जो हम ऑयल मंगाते हैं, वो करीब 10.29 बिलियन डॉलर्स का है। तो ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। और उसके अलावा रोजगार की आप बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय कंपनियों ने जो सैटेलाइट टाउनशिप्स क्रिएट किए हैं गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली के आसपास, बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद के आसपास, वैसे ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स भी डेवलप किए जा सकते हैं। और ये नई बात नहीं है, पर भारत की कंपनीज नाइजीरियन टैलेंट को पूरी तरीके से अपने यहाँ इन्वॉल्व करती है और रोजगार के जो आयाम हैं वो बहुत बड़े हैं। बस यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर कहकर खत्म करना चाहूंगा कि जो आईटेक का जो प्रोग्राम है, जो भारतीय विदेश मंत्रालय चलाता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड और कोऑर्डिनेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो प्रोग्राम है, उसके चलते कई हजारों, इनफैक्ट 2,75,000 करीब अफ्रीकन नाइजीरियन ट्रेनीज जो हैं, नाइजीरियन आर्मी ऑफिशियल्स हैं, नाइजीरियन ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग भारत करता रहता है। तो एक तरीके से जहां तक मानव सुरक्षा की बात है, जहां से मानवीय पूंजी की बात है, ह्यूमन कैपिटल की बात है, और यहाँ पर मानव सुरक्षा की बात है, उसमें भारत अपना महत्वपूर्ण योगदान बहुत वर्षों से देता रहा है। आपको रोकना चाहेंगे मनन जी, तो क्योंकि इस वक्त सीधी तस्वीरें हमारे पास नाइजीरिया से आ रही हैं और प्रधानमंत्री के सेरेमोनियल वेलकम की अब तस्वीरें आ रही, उसका हम सीधे रुख करते हैं। अबुजा की ये तस्वीरें। मोदी का आगमन, यहाँ उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ये दृश्य आप सीधे देख रहे हैं प्रेसिडेंशियल विला से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर नाइजीरिया में भी काफ़ी उत्साह है और नाइजीरिया इस वक्त प्रेसिडेंशियल विला में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं।
मोदी का राष्ट्रपति आवास पर आधिकारिक स्वागत किया गया, लेकिन इस आधिकारिक स्वागत में बहुत महत्वपूर्ण मायने थे इसके, क्योंकि इसको हाईएस्ट स्टेट ऑर्डर, स्टेट प्रोटोकॉल्स के साथ ये स्वागत दिया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई, 2 बार भारत का राष्ट्रगान भी बजाया गया, जो दिखाता है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे को नाइजीरिया सर्वोच्च अहमियत देता है। बिल्कुल, निश्चित तौर से ये अपने आप में हर भारतीय के लिए फक्र का एक मौका था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को विदेशी सरजमी पे एक राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका स्वागत होता है, 21 तोपों की सलामी होती है और भारतीय राष्ट्रगान 2 बार सुनाई पड़ता है। और ममता, शायद संभवतः आपने भी नोटिस किया होगा, जब दोनों बार राष्ट्रगान बज रहा था, प्रधानमंत्री स्वयं उसको अपने मन में गुनगुना रहे थे। तो ये भी अपने आप में एक बेहतर तस्वीरें हैं जो हमें दिखाती है कैसे देश के प्रति सम्मान, और हमें जब सम्मान मिलता है तो उससे एक भावुक एक पल दिखाई पड़ता है सीधे। तो आधिकारिक दौरा एक तरीके से यहाँ से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद अब राष्ट्रपति टिनुबू के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी और उसके बाद MOU साइन किए जाएंगे, प्रेस वार्ता भी होगी। यानी आज का दिन व्यस्त दिन है जिसमें नाइजीरिया के प्रधानमंत्री के इस दौरे की पल पल की जानकारी आप तक हम लेते आ रहेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं और जो औपचारिक स्वागत प्रधानमंत्री का किया गया, सबसे पहले उसी से शुरुआत करना चाहेंगे। एम्बेसडर भाटिया, चूंकि आप साउथ अफ्रीका, केन्या में और तमाम अन्य देशों में काम कर चुके हैं, डॉक्टर भाटिया, एम्बेसडर भाटिया, यहाँ पे आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटोकॉल के साथ स्वागत किया जाता है, औपचारिक स्वागत किया जाता है, इसके क्या मायने होते हैं? इसका विशेष अर्थ यही है कि जो होस्ट कंट्री है, यानी कि इस समय नाइजीरिया, वो भारत को अपना एक बहुत महत्वपूर्ण मित्र, महत्वपूर्ण पार्टनर देश के रूप में देख रहा है। राष्ट्रपति, वहाँ के राष्ट्रपति तिनुबू साहब पूरी तरह से इस यात्रा की प्लानिंग में जुड़े रहे होंगे, स्वयं वो वहाँ पर मौजूद हैं ही हैं। और ख़ास तौर से जो भी वहाँ की सेना की टुकड़ियाँ जो इसमें शामिल हो रही थी, उन्होंने, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बड़ा प्रोफेशनल तरीके से किया गया। और उनके जो सारे सोल्जर्स बड़े यंग सोल्जर्स हैं, दे आर वेरी वेल ट्रेन। और जैसा मैंने कहा कि एक तरह से उनकी ट्रेनिंग की संस्थाओं से भारत जुड़ा हुआ है, भारत शुरू से जुड़ा हुआ है। लेकिन एम्बेसडर भाटिया, ये जो स्वागत किया गया, इसमें भी ग्रेडेशंस होती होंगी, किस तरीके से इस औपचारिक स्वागत के भी अलग अलग स्तर होते हैं, और उस लिहाज से कैसे हम प्रधानमंत्री के स्वागत को समझें? नहीं, अब उसमें देखिए ऐसा होता है कि हर यात्रा का स्टेटस पहले से तय किया जाता है। एक, जैसे हम लोग कहते हैं, सरकारी यात्रा है, ऑफिशियल विजिट है, और दूसरा जो है स्टेट विजिट है। स्टेट विजिट यानी फुल स्टेट विजिट। नाउ आई डू नॉट हैव डायरेक्ट नॉलेज एज टू वेदर दिस वाज सपोज टू बी ए फुल स्टेट विजिट, मगर मैं यहाँ आपके साथ स्टूडियो में बैठकर तस्वीरें देख रहा हूँ, आपको सब दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो दोनों नेताओं की आपसी जो मुलाकात का जो वक्त रखा गया है, लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास का, उस मुलाकात की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति टिनुबू जी हैं, और दोनों के बीच में ये तस्वीरें मुलाकात की। अभी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, किस प्रकार से किस तोपों की सलामी हुई है प्रधानमंत्री का, और औपचारिक तौर पर स्वागत के बाद में अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच ये खुशनुमा माहौल में मुलाकात। और ऐसी ही तस्वीरें, ममता, हमने देखी थी पिछले साल जब भारत में G20 का आयोजन हुआ था। एक अतिथि देश के तौर पर प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से आमंत्रित किया था राष्ट्रपति टिनुबू को, और वो भारत आए थे उस वक्त। बिल्कुल, और ये हैंडशेक बहुत कुछ कहता है, क्योंकि जब 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हैं तो वो संबंधों को और आगे ले जाने के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं, जो इन तस्वीरों के माध्यम से जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, जो ऊर्जा है दोनों नेताओं के बीच, वो भी हम महसूस कर सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और नाइजीरिया, जहां एक और अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो नाइजीरिया के लिए भारत भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इन मायनों में दोनों देश जो ऐतिहासिक संबंध आज तक निभाते आए हैं, उन्हीं के साथ नए आयाम जोड़ने का एक प्रयास इस समय रहेगा, जब कुछ ही देर बाद अब दोनों नेताओं के बीच की बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी वार्ता होगी। बिल्कुल, और ममता, इस बात को तस्वीरों को वैसे भी देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिहाज से बात की जाए तो नाइजीरिया
सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत दुनिया भर में अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है। जितनी हमारी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, किस प्रकार के हम लोग विविधताओं वाला एक देश है भौगोलिक तौर पे, उसी प्रकार से नाइजीरिया के बारे में भी कहा जाता है कि लगभग 250 के आसपास में अलग अलग प्रकार की जातीय समूह वर्ग वहाँ रहते हैं और लगभग 500 के आसपास बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। दोनों ही देशों में विविधता अपने आप में एक कॉमन फैक्टर है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले हैं। दोनों ही देश किस प्रकार से, हमारे जो मेहमान भी जिक्र कर रहे थे, जो वैश्विक चुनौतियां हैं उस पर कैसे समाधान की ओर आगे बढ़ा जाए, ऐसे तमाम प्रकार के समान मूलभूत सिद्धांतों पे काम करने वाले हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया को चलाने के लिए किस प्रकार से वैश्विक कानून के माध्यम से चले, उस दिशा में मिलकर काम करने वाले हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें बहुत कुछ अपने आप में एक आधार भी तैयार करती हैं। यहाँ से आगे बढ़ने को लेकर एक मोमेंटम सेट होता नजर आता है। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनन द्विवेदी जी, यहाँ से एक मोमेंटम तय होता दिखाई पड़ रहा है, एक इस प्रकार का भव्य स्वागत भारत के प्रधानमंत्री का जो सभी भारतीयों के लिए एक फक्र का मौका है, और साथ ही साथ अब यहाँ से इस जो बातचीत का सिलसिला शुरू होगा वो एक तरीके से रणनीतिक स्तर पर दोनों देशों के संबंधों को आगे ले जाने का एक मजबूत आधार तैयार करेगा, भले एक 17 साल का अंतराल रहा है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर अपनी ये बात प्रेषित करना चाहूंगा कि जो हम देख रहे हैं वो सॉफ्ट पावर की कवायद है। देखिए, तो उसमें ये बात हम सभी जानते हैं कि सॉफ्ट पावर का जो सिद्धांत था उसको जोसेफ ने जूनियर ने प्रतिपादित किया, और उसके अंतर्गत 3 बातें उन्होंने बोली: कल्चरल रिलेशंस, पब्लिक डिप्लोमेसी और कल्चरल डिप्लोमेसी। और जहां तक मोदी जी के जो कार्यकाल रहे हैं भारत में, उनकी अगर कोई चीफ एट्रीब्यूट या चीफ कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो वो है सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी। तो जिस तरीके का जो ऑनर जो दिया गया है, जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल की से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके चलते ये एक तरीके से सॉफ्ट पावर की ही बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये मुझे लगती है कि महात्मा गांधी और उनसे भी पहले, हजारों वर्ष पहले, भारत और अफ्रीका का एक तरीके का सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। तो ये सिविलाइजेशनल कनेक्ट ही ऐसा है जो किसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगा भारत और नाइजीरिया के संबंधों में भी। उसके अलावा महात्मा गांधी के ऊपर मैं अपना रुख करना चाहूंगा। तो जो हमारे फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं महात्मा गांधी जी ये कहते थे कि भारत और अफ्रीका के बीच में अगर बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिश्ते बनेंगे फ्यूचर में, जो हैं ही ऑफिशियल लेवल पे या कूटनीतिक लेवल पे बनेंगे, उन बातों के बारे में उन्होंने ये कहा कि ये आइडिया के लेवल पे होंगे, विचार के लेवल पे होंगे और एक थॉट और विचारधारा के लेवल पे होंगे, ना कि एक ट्रेड, सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के लेवल पे होंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो एप्लॉम्ब के साथ मोदी जी का स्वागत किया गया है अबुजा में, तो ये एक तरीके से उन्हीं पुराने अंदाजों को, उन्हीं पुराने एस्पेक्ट्स को चरितार्थ करता हुआ नजर आता है, मुझे ऐसा लगता है। जी एम्बेसडर भाटिया, ऐतिहासिक संबंधों का आधार एक मजबूती देता है रिश्तों को, लेकिन आज के मौजूदा दौर में अगर हम देखते हैं तो भू रणनीतिक समीकरण ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं जब हम देशों के बीच के संबंधों को परिभाषित करते हैं। नाइजीरिया और भारत के संबंधों पर भी इस भू रणनीति की क्या प्रभाव देखते हैं आप? ये बहुत महत्वपूर्ण और साथ ही साथ जटिल प्रश्न है। इसको मैं 2 या 3 स्तर पर बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा। पहली बात यह है कि अफ्रीका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, वहाँ पर 54 देश हैं। तो भारत जहाँ तक कोशिश कर रहा है कि सभी देशों से अच्छे संबंध हों, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि महाद्वीप में जो 4 या 5 बड़े देश हैं उनके साथ हमें विशेष रूप से प्रयत्न करके संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करना है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लें, वो जो लिस्ट बनेगी 4 या 5 देशों की, उसमें नाइजीरिया का नाम बहुत ऊपर होता है। नाइजीरिया वेस्ट एशिया में एक पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा देश है जिसके पश्चिम यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, सबके साथ बड़े अच्छे घने संबंध हैं। साथ ही साथ उनका चीन के साथ भी सहयोग काफ़ी घनिष्ठ है, और इसलिए जो आप बात कर रही हैं स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की, वो पूरी तरह से स्पष्ट है। ये बात सही है कि हमारे संबंध बहुत पहले शुरू हुए थे।
वहाँ की आज़ादी के आने से पहले से शुरू हुए थे, मगर फिर बीच में बहुत दफ़े विराम आए, बहुत परेशानियाँ आईं, बहुत चुनौतियाँ आईं, और उसके बाद जब वहाँ पर प्रजातंत्र बना पिछले 24-25 सालों में धीरे धीरे संबंध ऊपर बढ़ने शुरू हो गए हैं। और फिर भी जैसा आप लोगों ने बराबर कहा कि बीच बीच में एक बड़ा लंबा अंतराल आ जाता है, तो इसलिए अब हमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखनी है कि दोनों देशों के जो बड़े नेता हैं वो आपस में आना जाना काफ़ी हद तक जारी रखें। जब भी भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति अफ्रीका में जाते हैं, मैं कह सकता हूँ अपने निजी अनुभव के आधार पर कि वहाँ के लोग, वहाँ का एलीट, वहाँ के नेता, वहाँ का मीडिया बहुत प्रसन्न होता है कि भारत के नेता आज हमारे बीच अफ्रीका में मौजूद हैं, तो ये बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरी तरफ से अभी भी मैं समझता हूँ स्थिति संतोषजनक है। नाइजीरिया से बराबर वहाँ के राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह भारत आते रहे हैं। स्वयं टिन्बू साहब, जैसा आपने कहा, हमारी G20 समिट में आए थे। दूसरी बात यह है कि भारत ने एक तरह से महाद्वीप के स्तर पर संबंधों को बढ़ाने की कोशिश की है, और उसके लिए भारत और अफ्रीका के समिट लेवल पर फोरम समिट के ज़रिए बात को आगे बढ़ाया गया है। मगर पिछले 8-9 सालों में एक बड़ा लंबा इंटरवल आ गया है। भारत सरकार चाहती है कि अब जल्दी ही एक अगली फोरम समिट की जाए। उस बारे में मैं समझता हूँ नाइजीरिया हमारी मदद कर सकता है। संभव है कि इस वार्ता में इस बात का जिक्र हो और नाइजीरिया से शायद ये कहा जाए कि आप भी अफ्रीकन यूनियन से बात करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तीसरी बात यह है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में लाने के लिए, उसको स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत का बहुत अहम रोल रहा है। नाइजीरिया उसको बहुत अप्रिशिएट करता है, और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी भारत जिस तरह से अपनी बात को रखेगा उसका सम्मान किया जाएगा। और अंत में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे को अफ्रीका नीति को चलाने के लिए ज़रूरी है कि न केवल कॉन्टिनेंटल लेवल पर, न केवल द्विपक्षीय लेवल पर, बट रीजनल लेवल पर भी बात आगे बढ़ाई जाए। नाइजीरिया इकोवास का बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है, हमें इकोवास से भी संबंधों को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है, क्योंकि जो पूरे अफ्रीका महाद्वीप के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत की मौजूदगी को और ज़्यादा बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। डॉक्टर मनन द्विवेदी जी, आपको लगता है कि एक बीते कुछ वर्षों में भारतीय कंपनियों की प्रेजेंस पूरे अफ्रीका महाद्वीप में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और अगर हम नाइजीरिया के लिहाज से ही बात करें तो वहाँ का दूसरा सबसे बड़ा जो मोबाइल का नेटवर्क है वो एयरटेल है। ये भारतीय कंपनी के लिहाज से एक बड़ी बात है। या तमाम ऑटोमोबाइल्स कंपनी नाइजीरिया में बहुत तेज़ी से अपनी मौजूदगी दिखा रही, जिसमें बाइक, टू व्हीलर की एक ज़्यादा मौजूदगी दिखाई पड़ती है। तो ये जो इंडियन कंपनीज़ की जो प्रेजेंस है, न सिर्फ नाइजीरिया बल्कि अफ्रीका पूरे महाद्वीप में, आपको लगता है ये बीते कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ी है, और इसमें भी एक अपार संभावना, बहुत ग्रोथ की गुंजाइश सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है? हाँ जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ मित्रगण जो कॉर्पोरेट सेक्टर में कार्यरत हैं, वो पहले अफ्रीका जाने से कतराते थे, नाइजीरिया जाने से कतराते थे, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शुरुआत से ही, आज से नहीं, करीब 1960 से ही, जब नाइजीरिया एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनके सबके सामने उभरा, तभी से एक बेनाइन हेजिमोन की तरह नाइजीरिया रहा है। मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि साउथ अफ्रीका सबसे पावरफुल, सबसे वाइब्रेंट माना जाता है। और जहां तक हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जहां पर हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम ये पाएंगे कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में पहले भी रहा है। और अगर हम नियोलिथिक इतिहास में जाएं तो हम पाएंगे कि आर्काइक ग्लोबलाइजेशन, पुरातन ग्लोबलाइजेशन की हम बात यहाँ पर करें तो हम पाएंगे कि बड़े ही पैमाने पर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का ट्रेड भारत के एम्पायर्स के साथ वहां पर चलता रहा है। और जैसे जैसे सामरिक सिचुएशंस बदलती रही और आज के प्रेजेंट युग में पायरेसी का और आतंकवाद का उद्भव हुआ, तो उसके चलते स्थितियां दोनों राष्ट्रों या भारत और अफ्रीका के बीच डिफिकल्ट रही। पर यहाँ पे मोटा मोटी मैं अपनी बात संदर्भ में यहाँ पर ये रखना चाहूंगा कि एक इंटरनल डिबेट है जो अफ्रीका के एक्सपर्ट्स के सामने बार बार आती है कि, और अफ्रीका के लोग भी ऐसा सोचते हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष भी ऐसा सोचते हैं
कि अफ्रीका और भारत को अफ्रीका को एक तरीके के मोनोलिथ की तरह देखना चाहिए या नहीं, और क्या हमें इंडिविजुअल बायलैटरल रिलेशंस पर ज्यादा जोर देना चाहिए, या अफ्रीका को एक कॉन्टिनेंट जो पहले बड़े नेगेटिव तरीके से कहा जाता था डार्क कॉन्टिनेंट, या एक कॉन्टिनेंट के लिए पॉलिसी बनाई जाए या इंडिविजुअल राष्ट्रों के लिए बायलैटरल पॉलिसी बनाई जाए। तो मुझे लगता है कि जहां तक आपने निवेश की बात करी, कंपनीज की बात करी, तो भारत की बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हैं जिनकी प्रेजेंस अफ्रीका में काफी वर्षों से रही हैं, और हमारा जो ट्रेड है वो सिर्फ ट्रेड के लिए अफ्रीका से होता है, नाइजीरिया से होता है, और यहाँ पे अगर हम चाइना को भी बातचीत में लाएं तो हम ये पाएंगे कि चाइना और भारत कंपिटिटर राष्ट्र हैं, कि ये दोनों राष्ट्र अफ्रीका में कवायद करते हैं, अपने प्रॉफिट सीकिंग और रेंट सीकिंग करते हैं, और चाइना झूठे तरीके से, फेक तरीके से अफ्रीकी राष्ट्रों के पॉलिटिकल सिस्टम्स में एंट्री ले लेता है, और एंट्री लेकर वहां की राजनीति, वहां की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने का प्रयास करता है अपने अलग अलग बड़े बड़े नाम वाले इनिशिएटिव्स के द्वारा। पर अफ्रीकी लोग इस बात से बड़े खुश रहते हैं कि भारत वैसा नहीं करता। भारत अगर ट्रेड की बात करेगा, व्यापारिक रिश्तों की बात करेगा, तो सिर्फ व्यापार तक सीमित रहेगा, उसका कोई और हिडन एजेंडा वहां पर नहीं होता। जैसा कि हमारी कंपनीज भी हैं, उनकी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जी मनन और जी, ऑयल और नेचुरल गैस रोकना चाहूंगा, कुछ क्रूड और ऑयल के बारे में हमारे भी पास इस वक्त ट्रेड होता रहता है। आ रही उनका भी हम जिक्र दिखा देते हैं दर्शकों को, क्योंकि दोनों नेताओं की जो मुलाकात हुई उसमें कुछ और तस्वीरें हमारे पास आई हैं। क्या कुछ तस्वीरें उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि हमने देखा खुशनुमा माहौल में बातचीत की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति टिनुबू जी, दोनों लोगों की मौजूदगी और द्विभाषिया भी उनके पीछे मौजूद, और दोनों लोगों के संवाद को आगे बढ़ाने में मददगार। और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब आपस में इस तरीके से बातचीत करते हैं तो जाहिर है कि एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर भी सामने आती हैं जो फिर आधार तैयार करती हैं, क्योंकि इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी वार्ता होनी है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में जो अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे उनको लेकर एक तस्वीर, बड़ी तस्वीर क्या उभरेगी, कुछ संकेत उसका भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू के बीच इस वक्त बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है, और दोनों देश अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध नज़र आ रहे हैं। और दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की भाव भंगिमाएँ ये दिखाती हैं कि दोनों कितने कंफर्टेबली एक दूसरे के साथ बैठकर इस बातचीत को आगे बढ़ाते नज़र आ रहे हैं। और भारत और नाइजीरिया जो 1960, और यूँ कहना चाहिए भारत तो 1998 से ही, क्योंकि 1960 में आज़ादी मिली नाइजीरिया को, लेकिन उससे 2 साल पहले ही भारत ने अपने राजनयिक रिश्तों की शुरुआत नाइजीरिया के साथ कर दी थी, जो ये दिखाता है कि भारत लगातार नाइजीरिया के विकास यात्रा में उनके साथ खड़ा रहा है। लेकिन आज पिछले 10 सालों में ही हमने देखा है कि किस तरीके से नाइजीरिया के साथ व्यापार में भी, निर्यात में भी बेहद बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है नाइजीरिया का, और इस दौरे के माध्यम से ही दोनों देशों के रिश्तों को और नए स्तर तक ले जाने का एक प्रयास, दोनों ही देशों के बीच के सहयोग में नए क्षेत्रों में क्या संभावनाएं हैं उन तक विस्तार करने का एक प्रयास, नाइजीरिया को उसकी विकास यात्रा में और विकास सहयोग में भारत किस तरीके से आगे बढ़कर और सहायता कर सकता है, तमाम इन पहलुओं पर भी दोनों देशों के बीच संभवतः चर्चा होगी। लेकिन इस वक्त ये दृश्य दिखाते हैं कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जी इस समय जो बातचीत है एक तरीके से आधार तैयार करती है, क्योंकि अब इसके बाद शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी, और शिष्टमंडल स्तर के बाद में हम देखेंगे, इसका जिक्र आपने किया भी था कि जो समझौते होंगे दोनों देशों के बीच में, तो उनका एक बड़ा आधार तैयार होगा। हालांकि एक बड़ा ग्राउंड वर्क पहले हो जाता है, बट फिर भी एक मोमेंटम तैयार होता है कि दोनों जो नेता जिस प्रकार से बात करते हैं उसको ज़मीन तक कैसे उतारना है, उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये शायद खुशनुमा माहौल का जिक्र, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक आधार तैयार करेगा उस प्रकार के समझौतों का जो महत्वपूर्ण तरीके से दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने में मददगार एक तरीके से बिल्कुल। यहाँ पर एम्बेसडर भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर भाटिया, जब इस तरीके की शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होती है, एक बात कही जाती है कि MOUs तो साइन हो जाते हैं, लेकिन उन MOUs को जमीन पर उतारने के पीछे जो इच्छा शक्ति
होती है वो दोनों देशों के बीच बहुत महत्वपूर्ण होती है। मिस्टर भाटिया, इस बार नाइजीरिया के इस दौरे में भी जो MOU साइन होंगे, जिस तरीके के क्वेश्चंस हम दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच देख रहे हैं और जिस तरीके की प्रतिबद्धता भी दोनों देशों की ओर से दिखाई गई है, उसको लेकर आपको लगता है कि ये जो MOU साइन होते हैं उनको जमीन पर उतारने को लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध तमाम देशों में रही है और ये नाइजीरिया में भी हमें देखने को मिल सकता है? निस्संदेह ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने मजबूत हैं। हम जानते हैं कि वो बहुत मजबूत हैं और लोकप्रिय हैं। दूसरा इस बात पर निर्भर होता है कि उनका कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कितना मजबूत है। हम जानते हैं कि वो मजबूत और प्रभावशाली है और इसलिए पहली बात तो ये है कि जो समझौते साइन होंगे वो सबसे सर्वोच्च नेताओं की सहमति से होते हैं जी। जब तक उनका समर्थन, उनका अप्रूवल न मिल जाए वो नहीं साइन हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनके जो बहुत वरिष्ठ अधिकारी गण हैं वो इस यात्रा के बाद बहुत पैनी नज़र से इस बात को देखते हैं कि उनके कार्यान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में कैसी प्रगति हो रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो आप देख रहे हैं इस समय तस्वीरें, वो बहुत गंभीर तस्वीरें हैं, वो इस बात की द्योतक हैं और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इन सब बातों से निश्चित रूप से संबंध और ज़्यादा आगे मजबूत होंगे। मैं तो ये भी कहूँगा कि जो ये इस समय बैठक जो आप देख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कि अगली जो सेशन होने वाला है वहाँ पर नहीं होंगी। अब ये दोनों ही नेता अगले दिन यानी कल G20 समिट के लिए ब्राज़ील में जा रहे हैं। तो वहाँ पर ब्राज़ील से दोनों के पास निस्संदेह सूचना है कि कहाँ पर आगे बात बढ़ गई है, कहाँ पर बात अटकी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सहयोग की बात शायद हो रही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, मगर मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि 2-3 जो भी मुख्य महत्वपूर्ण या जटिल बातें हैं वो यहाँ पर सामने लाई जाती हैं। निस्संदेह हमारे प्रधानमंत्री ज़रूर चाहेंगे कि राष्ट्रपति फिर दोबारा जल्दी ही भारत आएँ, ये बात सामने आएगी। तो बड़ी खुशी की बात है कि हालांकि इतने दूर कई समुद्र पार करने के बाद ये बैठक वहाँ पर हो रही है, मगर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद इसी कमरे में हो रही है। बिल्कुल, और ये जो संभव है ये शायद डिजिटल जो युग एक तरीके से उसकी वजह से होता नज़र आ रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन समझौतों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं उनमें से एक बहुत है महत्वपूर्ण है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक तरीके से डिजिटल DPI को लेकर भी इस बात की संभावना जताई जा रही क्योंकि भारत इसमें एक बड़ी महारत रखता है। मिस्टर भाटिया, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने भी शुरू में इस बात का जिक्र किया था, भारत ने कोविड के समय भी हमने देखा कि वैक्सीन मैत्री के तहत किस प्रकार से एक सहयोग किया नाइजीरिया को लेकर और उसी प्रकार का एक बड़ा सहयोगात्मक रवैया देखने को मिलता रहा। भारत अपनी क्षमताओं के साथ में किस प्रकार का सहयोग कर सकता है और नाइजीरिया के माध्यम से भारत को कैसा सहयोग मिल सकता है? क्या मुख्य तौर पर इस सब बातों का एक तरीके से लबोलुआब होगा दोनों नेताओं की बातचीत में और जो वैश्विक जो मसले हैं, जो क्षेत्रीय मसले हैं, उसके बारे में भी विमर्श हो रहा होगा? आपका अपना अनुभव क्या कहता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय जो बातचीत हो रही है या आगे सेशन में होने वाली है वो मात्र द्विपक्षीय संबंधों के बारे में नहीं है। द्विपक्षीय संबंधों के बारे में तो जैसा हम लोगों ने स्वयं अपने विचार विमर्श से देखा कि कोई जटिलता नहीं है, सिर्फ यही है कि जो क्षेत्र हैं उनमें जमकर काम करना है और संबंधों को आगे बढ़ाना है। जो दो मुख्य बातें रह जाती हैं वो क्षेत्रीय संबंधों की हैं और वैश्विक समस्याओं की हैं। तो ख़ास तौर से यदि दूसरी चीज़ को देखा जाए, चूँकि इस समय दोनों नेताओं के मस्तिष्क पर G20 की बात सामने काफ़ी गहरे रूप से होगी, तो आज दुनिया के सामने क्या समस्याएं हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है कि कम से कम 2 लड़ाइयाँ चल रही हैं, कई सालों से चल रही हैं और उसका असर सबसे ज़्यादा गरीब देशों पर, जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर हो रहा है। अगर आप नाइजीरिया को ही देख लें, इस देश से हम लोग बहुत ज़्यादा तेल खरीदा करते थे 2 साल पहले तक। व्यापार नीचे कम हुआ क्यों है? उसका कारण यही है कि आज लड़ाई की वजह से रूस से जो तेल आ रहा है वो थोड़ा सस्ता मिल रहा है, भारत वहाँ से ले रहा है और नाइजीरिया से नहीं ले पा रहा है। तो एक तो विश्व में शांति लाने के लिए जो बात है वो दोनों देशों के नेता ज़रूर करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो हमारे देश दुनिया की जो संस्थाएं हैं, जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
वो अभी सही काम नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अपनी क्राइसिस में है। तो वहाँ पर जो हमें रिफॉर्म लाना है, जो उनमें बदलाव करना है, उसके बारे में आप शायद देखेंगे कि दोनों नेताओं में तकरीबन 100% सहमति होगी, ऐसा मुझे लगता है जी। और सबसे अंत में मैं ये भी कहूँगा कि वो चाहेंगे कि ये दोनों देशों के संबंध खाली सरकारों तक सीमित न रहें, और इसमें मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा क्योंकि हमारे देश का सबसे नंबर 1 जो डीडी न्यूज़ है वो इस बात को इतनी गहरी तरीके से ले रहा है कि जो कुछ उस कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में आज अबुजा में हो रहा है वो भारत के नागरिकों तक, देश के लोगों तक पहुंचाया जाए। तो यदि देशवासियों के साथ, दोनों देशों के लोगों के साथ संबंध बढ़ेंगे, उनकी पारस्परिक समझ आगे बढ़ेगी, तो इससे अच्छी बात मैं समझता हूँ इन दोनों देशों के लिए कुछ और नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मनन द्विवेदी, अभी आप बात कर रहे थे तमाम चुनौतियों की भी, भू रणनीतिक कारकों की भी अभी आप बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मेरे आपसे सवाल करना चाहूँगी विश्वसनीयता को लेकर। बीते 10 वर्षों में भारत की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर जिस तरह बढ़ी है, वो भी किन मायनों में दोनों देशों के रिश्तों में और आगे बढ़ने वाले आयाम में भी परिलक्षित हो सकती है। खासकर एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि हम जानते हैं कि $400 मिलियन का रियायती ऋण भारत नाइजीरिया को दे रहा है, जिसमें से नाइजीरिया ने सिर्फ $100 मिलियन ही इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वहीं $290 मिलियन ऐसे हैं जो रीपर्पस करने को भी भारत तैयार हो गया। यानी नाइजीरिया अपने हिसाब से डिसाइड करे उसने कहाँ कब कैसे खर्च करना है। ये भी एक विश्वसनीयता का ही उदाहरण है। लेकिन वैश्विक स्तर पर यह विश्वसनीयता जो भारत की बढ़ी है, कद भी बढ़ा है, विश्वसनीयता भी बढ़ी है, वो आज के दौर में नाइजीरिया के लिए भी किन मायनों में महत्वपूर्ण हो सकती है और संबंधों को भी कैसे और आधार देती नजर आएगी? देखिए, ये भारत के सामने और नाइजीरिया के राष्ट्राध्यक्ष के सामने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि समिट्री कहते हैं इसको, कि समिट्री हो दोनों राष्ट्रों के बीच में, अबुजा और न्यू दिल्ली के बीच में। तो ये यहाँ पर सारी बातें हैं। तो उसमें मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि भारत जो है, भारत की जो ग्रोथ रेट है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 8 to 9% तक वो ग्रोथ रेट जाएगी, और भारत विश्व की सबसे बड़ी और ताकतवर अर्थव्यवस्था उभर कर सामने आएगा 2030 में। तो मुझे लगता है कि भारत और नाइजीरिया के बीच बहुत सारे ऐसे आयाम है जो धीरे धीरे खुलेंगे। और मैं यहाँ पर एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात भी करना चाहूंगा। उसमें पहली बात यह है कि एक हिंदी में मुहावरा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो पहले क्या होता था कि जैसे आपने वैश्विक मूवमेंट की बात की, नेहरू जी के टाइम पर, भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय पर, हम लोग बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो 1955 में करवाई गई, और उसके बाद सॉलिडेरिटी कॉन्फ्रेंस, इंडो एशियाटिक सॉलिडेरिटी कॉन्फ्रेंस जो 1958 में करवाई गई, उसके चलते भारत एक तरीके से एक थीम की तरह, एक आइडिएशनल लेवल पे, एक वैचारिक लेवल पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का और विकासशील देशों का नेता बन के आया, सामने उभरा। पर वो चीजें क्या थी कि हम लोग एक आइवरी टावर से अपनी विदेश नीति को और अपनी कूटनीति को चला रहे थे। हमारे अंदर वैसा मिलिट्री संबल, वैसा इकोनॉमिक संबल और कल्चरल सॉफ्ट पावर नहीं था जो आज की डेट में हमारे पास है। तो मुझे लगता है भारत जिस प्रकार से G20 के थ्रू और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे SCO, ब्रिक्स, क्वाड, इनके थ्रू पूरी तरीके से वसुदेव कुटुंबकम की शांतिपूर्ण नीति को अपनाते हुए अपना पीसफुल वर्चस्व विश्व में फैला रहा है। तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और कहीं ना कहीं अफ्रीका के कंट्रीज जैसे नाइजीरिया, कहीं ना कहीं ये भी उस मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, और भारत के नेतृत्व में, बल्कि मैं तो कहूंगा को पार्टनर डेमोक्रेसी, को पार्टनर प्रजातंत्र के रूप में हम लोग कार्य कर सकते हैं। और भारत की जो कुछ, भारत और नाइजीरिया भी पुराने खिलाड़ी हैं या पुरानी सोर्स ऑफ पावर हैं अफ्रीका और एशिया में। तो दोनों राष्ट्रों को किस प्रकार से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिल सकती है, क्या अफ्रीका का जो रिप्रेजेंटेटिव है नाइजीरिया, वो किस तरीके से अपनी एक अलग आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए
भारत के साथ और अन्य विकासशील देशों के साथ विश्व के ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी वैचारिक पकड़ बना भूमिका को सकता है। निभा सकते हैं, ये देखना बड़ा चीजें इस दिलचस्प दौर होगा। से आप सामने महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर, क्योंकि ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज के तौर पे भारत लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। दुनिया की जो विकासशील अर्थव्यवस्था है उसके लिहाज से भी भारत उन पक्षों को हमेशा वैश्विक मंच में रखता है, और इस प्रकार से पूरे अफ्रीका के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसको एक वैश्विक मंच प्रदान करने के लिहाज से जो कोशिश G20 में पिछली बार पीएम मोदी ने की थी, उसको सदस्यता दिलाकर, वो अपने आप में दुनिया उसको देखती है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं और इस विशेष कार्यक्रम में हम लगातार बने रहेंगे, क्योंकि तस्वीरें लगातार प्रधानमंत्री के इस विशेष दौरे से जुड़ी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम आप तक पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाइजीरिया दौरे को लेकर हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई, 2 बार राष्ट्रगान बजाया गया, सर्वोच्च स्टेट प्रोटोकॉल्स के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत, जिसके बाद नाइजीरिया के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की बैठक और उसके बाद शिष्टमंडल स्तर की वार्ता भी शुरू होने वाली है। ये तमाम जानकारी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ विशेष मेहमान भी बने हुए हैं और उन्हीं के पास एक बार फिर रुख कर लेते हैं। एम्बेसडर भाटिया, जब हम नाइजीरिया की बात करते हैं, क्योंकि आप तो अफ्रीका में काम कर चुके हैं, अलग विभिन्न देशों में आप काम कर चुके हैं, नाइजीरिया किन मायनों में अलग लगता है आपको? हम तमाम बातें तो कर रहे हैं कि प्राकृतिक तेल का बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ी जनसंख्या है यहाँ, अफ्रीकी प्रायद्वीप में बहुत महत्वपूर्ण देश है ये इत्यादि, लेकिन अफ्रीका में अगर हम देखते हैं तो नाइजीरिया किन मायनों में आपको लगता है भिन्न है या महत्व कुछ इतना अधिक रखता है जिसका अफ्रीकी संघ या हम अफ्रीकी प्रायद्वीप को लेकर जब संयुक्त राष्ट्र के ही लक्ष्यों की बात करते हैं, 2063 तक की बात करते हैं, एजेंडा 2063 की बात कर रही हूं मैं, उन सब लिहाज से नाइजीरिया की अहमियत किन मायनों में बढ़ जाती है आज के दौर में? ये हमें बहुत संक्षेप में नाइजीरिया के इतिहास की तरफ शायद ले जाना चाहता है प्रश्न। सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में रखने की है कि नाइजीरिया के बारे में हम लोग इस देश में बहुत कम जानते हैं, मगर वास्तविकता ये है कि इसकी बहुत धनिक राष्ट्र है जहाँ तक कल्चर का और कल्चरल लेगेसी का सवाल है। बहुत पुराने समय से वहाँ पर जो वहाँ के अवशेष प्राप्त हुए उनसे मालूम पड़ता है कि बड़ी रिच कल्चरल हेरिटेज थी। दूसरी बात ये भी ध्यान रखने की है कि कई हिस्सों में जो आज जिसे हम नाइजीरिया के रूप में जानते हैं, कई हिस्सों में वो बटा हुआ था। नॉर्थ अलग था, साउथ अलग था और दोनों में अलग अलग धर्म के लोग रहते थे और अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे। मगर जब अंग्रेज़ आए वहाँ पर तो धीरे धीरे वहाँ पर एक एकता हुई। और आपको जानकर विशेष रूप से, चूँकि आप दोनों स्वयं पत्रकार हैं, ये जानकर आश्चर्य होगा कि नाइजीरिया एक ऐसा देश है जिसका नाम एक ब्रिटिश पत्रकार ने दिया था। अच्छा। नाइजर जो है वहाँ देश में नदी का जो मुख्य नदी है उसका नाम है, उसी के ऊपर आधारित करके इन्होंने नाम दिया था। तो इसलिए नाइजीरिया जो नाम है बहुत पुराना नाम नहीं है, मगर ये उस देश का नाम है जो कि बहुत ज़्यादा, जिसकी बड़ी पॉपुलेशन है, 220 मिलियन लोग हैं वहाँ पर, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज़ के। एक बहुत जो फ़र्क बात है जो हमें देखने में आती है, इट इज़ अ वेरी प्राउड नेशन। नाइजीरियंस आर वेरी प्राउड पीपल, दे आर प्राउड ऑफ देयर पास्ट, देयर कल्चर, देयर अचीवमेंट्स। दूसरी बात यह है निस्संदेह कि प्रजातंत्र को जमने में काफ़ी समय लगा, तकरीबन पहले 40 साल ये तो नहीं कह सकते कि व्यर्थ गए, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि बार बार सेना वहाँ पर शासन में आ जाती थी और इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सी चुनौतियाँ आती रहीं। मगर अंत में जिन लोगों ने प्रजातंत्र के लिए काम किया, ये कहा जाता है कि उनमें से एक हमारे राष्ट्रपति तिनुबू भी थे। उस समय बहुत ही यंग थे। ये एक
अकाउंटेंट के रूप में वापस लौट के आए थे अमेरिका से पढ़ने के बाद, और ये भी एक डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट बने और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। एक और बात ध्यान में आती है कि ये जहाँ पर इस समय सब कुछ हो रहा है, अबुजा, ये एक नई राजधानी है। 1991 में ये स्थापित हुई और शुरू हुई। उससे पहले राजधानी आपको मालूम है लागोस था, और लागोस जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा सिटी है मेरे ख्याल से। मुंबई है जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है। तो उस तरह से ये भी बात सही है। बाकी अंत में हम यही कह सकते हैं कि बहुत आज ऐसा मौका नहीं है कि हम उनकी चुनौतियों के बारे में विस्तार से बात करें, उसकी आवश्यकता नहीं है। दोनों ही देशों के पास चुनौतियां हैं, मगर अंत में मैं यही कह सकता हूं कि बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के जाने से वहां पर एक भारत में उत्सुकता है कि मालूम करें कि भाई हम दूसरे देशों को तो जानते हैं, हम अल्जीरिया जानते हैं, हम कीनिया जानते हैं, हम साउथ अफ्रीका जानते हैं, मगर जो पश्चिमी अफ्रीका के देश हैं, अगर उनसे, और ख़ास तौर से ऐसे जहाँ पर अंग्रेज़ी बोली जाती है, चलिए फ्रेंच बोली जाती है इसलिए थोड़ी झिझक हो, मगर नाइजीरिया में तो अंग्रेज़ी बोली जाती है, कॉमनवेल्थ का देश है, भारत से जुड़ा हुआ है अपनी आज़ादी से पहले। तो इसलिए अगर हम भारत के लोग उसको एक रीडिस्कवरी ऑफ नाइजीरिया कर दें तो ये संबंध तो और अपने आप ही और ज़्यादा मजबूत हो जाए। बिल्कुल, रीडिस्कवरी ऑफ नाइजीरिया, बड़ा आपने बेहतर शब्द का इस्तेमाल किया डॉक्टर मनन द्विवेदी जी। क्योंकि नाइजीरिया के लिहाज से बात की जाए तो उसका तमाम मंच पे मौजूदगी वो भी अपने आप में उसके एक रणनीतिक महत्व को दिखाता है। जो इस्लामिक देशों का संगठन है OIC, उसमें उसकी मौजूदगी, उसके अलावा जो तेल उत्पादक देश है OPEC, उसमें उसकी मौजूदगी है। उस लिहाज से इस बात को कैसे समझा जाए जब भारत और नाइजीरिया के संबंधों में आज एक ऐतिहासिक दिन के तरीके से हम बात कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं? जी, मैं इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि अफ्रीका के बारे में तो लोग बॉलीवुड और न्यूज़पेपर्स के थ्रू जानते हैं, पर जहां तक इंडिविजुअल कंट्रीज और राष्ट्रों की बात है, वहां पर इंडिविजुअल कंट्रीज जैसे नाइजीरिया, जहां पर प्रधानमंत्री गए हैं, उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ये भारत का संवैधानिक प्रेमाइस भी था और यही प्रेमाइस नाइजीरिया का भी है, क्योंकि वहाँ के अगर हम वहाँ पर जो देश है नाइजीरिया, वो मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल और मल्टी सेक्टेरियन और मल्टी रिलीजियस है। वहाँ पे एक तरीके का सिंक्रेटिक कल्चर है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं सिंक्रेटिज्म। वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं, और हौसा ग्रुप है, फुलानी ग्रुप है, और इबोबो करके क्लैन है। तो इन सबको हम लेके चलें तो बड़ा ही डाइवर्स बैकग्राउंड है, परिप्रेक्ष्य है नाइजीरिया का। तो कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच, कहीं ना कहीं भारत और नाइजीरिया के बीच में ये एक तरीके की कॉमनैलिटी है, एक समन्वय है, और दोनों राष्ट्रों को सिंक्रेटिक बिहेवियर से, सेकुलर बिहेवियर से और सारे धर्मों को और सारे एथनिक ग्रुप्स को साथ लेके चलने का एक चैलेंज है। जैसे कि भाटिया साहब ने कहा, चैलेंजेस सिमिलर हैं, तो उसके सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस तक पहुंचने की जो कवायद है, सॉल्यूशंस तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, वो भी काफी हद तक सिमिलर है, और दोनों ही विकासशील देश हैं। भले ही भारत, जिसको हम कहते हैं जोकुलरली नेता है, और वो एक अलग तरीके का राष्ट्र है, छोटा राष्ट्र है। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा। जी डॉक्टर द्विवेदी, एक बात पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका जुड़ा हुआ है, लेकिन महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र नाइजर के नियामी में बनाया गया, जिसके लिए भारत ने बड़ी सहायता दी, और भारत का एक लक्ष्य भी है कि लगभग 20 अफ्रीका के ऐसे देशों में इस के केंद्र बनाए जाएं, और नाइजीरिया ने ही वहाँ पर इंडो अफ्रीका समिट भी ऑर्गेनाइज किया था। ये तमाम बातें हैं जो इस मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि भारत का अफ्रीकी संघ को लेकर नज़रिया बहुत दूरगामी है। इस मायने में आप कैसे देखते हो जब हम बात करते हैं गांधीवाद की या गांधी जी की, और इन तमाम अफ्रीकी देशों के साथ नाइजीरिया के भी, क्योंकि खुद राष्ट्रपति टिनुबू ने तब भारत को धन्यवाद किया था जब भारत ने इस सम्मेलन केंद्र के लिए मदद की थी। जी बिल्कुल, इसमें जैसे आपने महात्मा गांधी की बात करी, तो गांधी के बारे में हम बात करेंगे तो उनका जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था वो बेसिकली पूरी तरीके से
फेडरल था, पूरी तरीके से फेडरेटिव था, और गागर में सागर वाली बात थी कि जगह जगह से पानी इकट्ठा करके एक मटके में डाला जाए, गागर में डाला जाए, और ये अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए मटके डाले जाए तो एक सागर बनेगा। तो इस तरह की इसको हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी का ओशियनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट। हम यहाँ मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पायरेसी की बात नहीं कर रहे, या स्मॉल आर्म्स ट्रेड या ड्रग ट्रैफिकिंग की बात नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से नस्लवाद और अपार्थाइड के को लेकर महात्मा गांधी ने अपनी आवाज उठाई, और भारत भी एक फुल फ्रंटल योद्धा रहा नस्लवाद के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका में अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला, उन सब के साथ रहा, और भारत के और एशियाटिक प्रयासों के कारण ही नस्लवाद वहां पर खत्म हुआ और ब्रिटिशर्स वहां से निकले। तो ये जैसा भाटिया साहब ने भी पहले बात बोली, भारत और नाइजीरिया के बीच में कॉन्सोनेंस ये भी है कि हम लोग जी डॉक्टर द्विवेदी, यहाँ पे सवाल मैं जी ये सवाल मैं मिस्टर भाटिया के पास भी लेकर जाना चाहूंगी। मिस्टर भाटिया, दरअसल इससे एक जुड़ा एक अहम महत्वपूर्ण पहलू ये भी हो जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ढांचागत विकास को लेकर भारत अलग अलग स्तर पर किस तरीके से काम कर रहा है। अगर हम नाइजीरिया की बात करते हैं तो नाइजीरिया में आज लागोस की आपने बात की, लागोस अम्बुजा के साथ हटकर अगर हम देखते हैं जो तमाम अन्य क्षेत्र हैं वहां पर भी ढांचागत विकास की बहुत दरकार है। किन मायनों में भारत की ओर से निवेश इस वक्त नाइजीरिया की जरूरत यानी विकास और ढांचागत विकास हर पहलू को कवर करता नजर आता है? देखिए, अब ये हमारे लिए कहना कि हमको जो उस देश के बड़ा देश है उसके हर क्षेत्र के बारे में हमें पूरा 100% ज्ञान है, तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, मगर सिद्धांत के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि नाइजीरिया का जो विकास है निश्चित रूप से चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स का हो, चाहे वो स्कूल्स का हो, उन सब में अभी निश्चित रूप से उनकी सरकार और ज़्यादा गति लाना चाहती है, कनेक्टिविटी की बात करना चाहती है। भारत और भारत के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर नाइजीरिया में, उन लोगों को बताना पड़ेगा भारत की सरकार को कि कहाँ पर अभी पहले आपने स्वयं कहा था कि काफ़ी धन दिया गया है मगर वो पूरी तरह से उसका प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो स्वयं दूसरी नई योजनाएं लेकर आएंगे, उसका प्रयोग किया जाएगा। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने एक बार कहा कि बड़ा प्राउड नेशन है जी। नाइजीरिया एक ऐसा देश है अफ्रीका में जिसने एक नोबेल लॉरिएट पैदा किया, सोइनका साहब, जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के, प्ले राइट के रूप में, लिटरेचर के रूप में 1986 में, 1986। तो हमें हमेशा ये मान के चलना होगा कि अफ्रीका के देश भी अपने तरीके से बहुत आगे बढ़े हुए हैं, और उनका सम्मान करते हुए, उनके बारे में जानते हुए, उनसे दोस्ती बढ़ाने के लिए जो हम हाथ बढ़ा रही है आज हमारी सरकार, उसका यदि हम पूरा समर्थन कर सकें। और इसीलिए मैं फिर से अंत में एक बार फिर कहूँगा कि आज जो हमारे भारत के थिंक टैंक्स हैं वो अमेरिका और यूरोप के बारे में ज़्यादा अध्ययन करना चाहते हैं, अफ्रीका के बारे में कम। क्यों? अब टाइम आ गया है, समय आ गया है जब हमें अपनी मानसिक स्थिति को बदलना होगा। बिल्कुल मिस्टर भाटिया, क्योंकि एक विषय हमने छुआ था, कुछ तस्वीरें बीच में आ गई तो हम उस विषय पे ज़्यादा बात नहीं कर पाए। वो था कि भारत एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर के तौर पे, डिफेंस सप्लायर के तौर पर अफ्रीकी देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिहाज से एक बड़ा एक सहयोगी देश बन के उभरा है। और नाइजीरिया के लिहाज से बात की जाए, वो भी हमें उसकी उत्सुकता दिखाई पड़ रही तमाम छोटे रक्षा साजो सामान को खरीदारी को लेकर। तो जब हम सहयोग की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा उभरता हुआ एक ऐसा सेक्टर है जहां भारत अपनी क्षमताओं के साथ में मित्र देश नाइजीरिया की एक मददगार साबित हो सकता है, उसको शक्ति संतुलन के लिए जिस आपको साजो सामान की ज़रूरत होती है उस पर मददगार हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। ये बात कभी कभी विचार विमर्श में बड़ी मुख्य बात बीच में हाथ से निकल जाती है। आपने अच्छा किया इस बात को लाके। जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो भारत नाइजीरिया संबंधों का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, और ये शुरू हुआ था, जैसा मैंने पहले कहा था, द्विवेदी जी ने भी कहा, 2 बड़ी संस्थाएं बनी थी, मगर उसके बाद बराबर दोनों देशों में वार्तालाप रहा। और अब पिछले 10-15 वर्षों में जब से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होती जा रही है, मेड इन इंडिया कार्यक्रम की वजह से भारत में डिफेंस प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है और उसका एक्सपेंशन हो रहा है। मैं समझता हूं कि जितने भी इस समय विश्व में हमारे पोटेंशियल मार्केट्स हैं
नाइजीरिया का उस लिस्ट पर निस्संदेह नाम है और मैं समझता हूँ कि रक्षा मंत्रालय ने और रक्षा मंत्री जी जो हमारे श्री राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने इस बारे में काफ़ी सक्रियता दिखाई है। उसमें निस्संदेह बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की संभावना है। और ऐसे में जब हम ये बात भी देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के स्तर पर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हो रही है, बैठक होती है, ये भी क्या इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण आयाम हो सकता है? जी हाँ, ये बात पहले भी उसका उल्लेख हो चुका है। जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का जो मुख्य मुद्दा है वो आज दोनों देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं और उसके बारे में पहले भी बात हुई। उसमें न केवल आतंकवाद का विरोध करने की बात है, न केवल साइबर सिक्योरिटी की बात है, न केवल मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात है, मगर एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस ऐसी होनी चाहिए दोनों देशों के बीच में जिसमें दोनों देश और देशों के साथ अपने संबंध रख सकें, मगर ऐसा ना करें जिससे कि हमारे आपस के जो संबंध हैं उसके ऊपर कोई नकारात्मक असर पड़े। ये बात हमें खास तौर से देखनी है और ये जितना ज़्यादा दोनों देशों के नेता और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, उससे मैं कह सकता हूँ वास्तविक रूप में कि हमें पूरी तरह से भविष्य के लिए आशावादी होना चाहिए। रणनीतिक सहयोग 2007 में शुरुआत हुई थी उनका, लेकिन एक लंबा अंतराल रहा और 2021 में जाके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनकी बैठकों के एक फोरम की तरीके से शुरुआत हुई, वहाँ पे उनकी बैठकें हुई। तो ये दिखाता है कि अब मौजूदा वक्त में इस समय जो भू राजनीतिक स्थितियाँ उसमें दोनों देश मिलकर कैसे आगे बढ़ने के लिए तत्पर और उत्सुक तरीके से आगे बढ़ने को तैयार नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे और हमारे साथ ये खास मेहमान लगातार बने रहेंगे और प्रधानमंत्री की नाइजीरिया यात्रा को लेकर पल पल की जो खबर है उसका विश्लेषण भी हम लगातार करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाइजीरिया दौरे की और प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति टिनुबू के साथ बैठक हुई है, जिसके बाद इस वक्त प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी जारी है, जिसके बारे में कुछ देर में हम आपको और डिटेल्स भी दे पाएंगे, क्योंकि उसके बाद जब MOU साइन होंगे तब किन स्तर पर और किन बिंदुओं पर दोनों देश आगे बढ़ने को इस वक्त तत्पर नजर आ रहे हैं, वो तमाम तस्वीर, पूरी तस्वीर एक तरीके से हमारे साथ स्पष्ट हो पाएगी। इस वक्त हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम लगातार अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एम्बेसडर भाटिया भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मनन द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर द्विवेदी, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि जो प्रवासी भारतीय अन्य देशों में रहते हैं वो प्रवासी भारतीय हमारे एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर्स हैं भारत के, जो उन देशों में हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। नाइजीरिया की बात करें तो दशकों से वहाँ हमारे प्रवासी भारतीय हैं जो वहाँ पर रहते हैं, योगदान देते हैं। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुँचे तो लावणी नृत्य से उनका स्वागत किया गया, मराठी को आधिकारिक भाषा दी गई है तो उसका भी उन्होंने धन्यवाद किया, और एक व्यक्ति जो किलिमंजारो की चोटी फतह की, प्रधानमंत्री की तस्वीर लेकर वो किलिमंजारो की चोटी तक पहुंचे थे, उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। तो ये तमाम जो तथ्य हैं किन मायनों में दोनों देशों के रिश्तों को एक मजबूत आधार देते आपके नजर से रखते हैं, क्योंकि आपको भी एक अनुभव रहा है इन बातों का। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट नाइजीरिया और भारत के संबंधों को कैसे रेखांकित करते हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी हाँ जी, मैं यहाँ पर कहूँगा कि जब पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात आती है तो वहाँ डिप्लोमेसी की बात आती है, तो वो एक अलग बात है कि जो राजनयिक हैं और राष्ट्राध्यक्ष हैं मिलते हैं, पर उससे पहले स्पेड वर्क कर लिया जाता है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। मनन जी, आपको विनम्रता से रोकना चाहेंगे कुछ और। इस वक्त सीधी तस्वीरें हमारे पास में अबुजा से आ रही हैं, जो कि डेलीगेशन लेवल टॉक्स की मुलाकात जो हुई है, शिष्टमंडल स्तर की जो बातचीत हुई है उसकी तस्वीरें हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति टिनुबू अपने अपने शिष्टमंडल के साथ में बैठे, बातचीत की वार्ता हुई,
की मेज पर वहाँ पे शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई है, उसकी ये तस्वीरें हैं। और दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधि गए हैं वहाँ पे मुलाकात हुई और तमाम विस्तार से बात हुई। हमें दिखाई पड़ रहा है इस तस्वीर में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी नजर आ रहे हैं। तमाम अन्य विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ तमाम जो प्रतिनिधिमंडल भारत की ओर से वहाँ पहुँचा हुआ वो इस बातचीत में मौजूद है। तो वहीं राष्ट्रपति टिनुबू की ओर से नाइजीरिया का पूरा प्रतिनिधिमंडल मौजूद है और इस सार्थक बातचीत के बाद क्या निकलेगा ये समझौता ज्ञापन के माध्यम से हमको पता लगेगा। बिल्कुल, तो ये शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दृश्य जो हम